देखो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। तो आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन टाइप के कंपाउंड में होती है ये देखा था। तो फिर से एक बार हम पढ़ाएंगे ना, ये जस्ट एक हेडिंग एक बार आपको बता दें कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने देखा था, हमने आपको काफी कुछ इसमें करा भी दिया था, शायद आधे घंटे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको कितने टाइप के कंपाउंड में बताया था हमने। हमने तो एक तो बोला था कि सी डबल बॉन्ड सी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। प्रीवियस लेक्चर एक बार रिमाइंड कर लेना। और सी डबल बॉन्ड सी मतलब एल्कीन में होती है, और इसमें भी दो टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। एक सिस ट्रांस होती है जो ऑब्जर्व की जाती है। सिस की डेफिनेशन, ट्रांस की डेफिनेशन लास्ट क्लास में हो गई है। और एक जेड ई भी होती है, जेड और ई आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला आपको हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था कि भाई अराउंड साइकिल्स, साइकिल्स के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। साइकिल्स, जो साइकिल्स होती है ना, इसके अराउंड भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। एक होती है सिस ट्रांस और दूसरी होती है जेड ई। ये भी हमने बताया था लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे तो आज इसको ना। लेकिन ऊपर वाला जो एल्कीन के अराउंड है वो बता दिया था। थर्ड वाला केस हमने क्या बताया था दोस्त, अराउंड ऑक्सिम्स बताया था ना हमने, ज्योमेट्रिकल यस सर। आइसोमेरिज्म अराउंड ऑक्सिम्स। हाँ दोस्त, तो ऑक्सिम्स जो बताया था हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें कुछ आज पढ़ाएंगे इसको। ऐसे ऑक्सिम्स होते हैं, ये एल्डोक्सिम भी हो सकता है, कीटोक्सिम भी हो सकता है। यहाँ पे लोन पेयर भी होता है जो फंक्शनल ग्रुप के तरीके या एक सब्स्टिट्यूएंट के तरीके बिहेव करता है, आप लोगों ने सुना होगा। इसके अराउंड कॉमनली सिन एंटी आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। वैसे कहीं कहीं जेड ई भी लिखा जाता है, लेकिन सिन एंटी कर लो, अपने आप समझ जाओगे जेड ई क्या होता है ना। एंड फोर्थ वाला आपको हमने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड एजो कंपाउंड। एजो, एन डबल बॉन्ड एन, इन्हें एजो कंपाउंड बोलते हैं, है ना। ऑक्सिम्स तो हो गया था, और ये एजो कंपाउंड, इनके अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिन एंटी ऑब्जर्व की जाती है ना दोस्त। तो सिन एंटी आपको हमने भाई जो भी है कुछ बताया था लास्ट क्लास में। तो हमने आपको फिर नेसेसरी कंडीशन नंबर वन आपको जब पढ़ाया था हमने, नंबर वन के लिए क्या बोला था, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी उसके लिए आइसोमेरिज्म, मतलब किसी एल्कीन में आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करने के लिए हमने ये बोला था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन जरूरी है ना दोस्त, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और ग्रुप्स अराउंड अनसैचुरेशन, उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इनके अराउंड हमने ग्रुप्स अरेंज ऐसे कर दिया था। फिर नेसेसरी कंडीशन ये बताया था हमने कि अगर सी डबल बॉन्ड सी लिखा है और यहाँ पे ग्रुप्स ए बी डी ई, जस्ट एक बार रिकॉल करवा दें क्योंकि अभी वही आगे कंटिन्यू करेंगे ना। ए बी डी ई अगर लिखे हैं किसी अल्कीन के अराउंड, तो ए मस्ट नॉट इक्वल टू बी और साइमल्टेनियसली डी मस्ट नॉट इक्वल टू ई, तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। फिर आपको हमने बताया था सिस आइसोमर क्या होते हैं। सिस आइसोमर वो होते हैं जिनमें सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन, उसे सिस आइसोमर बोलते हैं। और सिस आइसोमर आपने देखा था लास्ट क्लास में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी। और फिर इसके बाद हमने लास्ट क्लास में ही ट्रांस आइसोमर भी बताया था कि इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन, तो कैसे हम लोग बोलते हैं उसको, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं ना दोस्त। फिर हमने सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन में शायद ये सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, इनमें हमने कुछ कंपेयर किया था। कंपेयर क्या किया था, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर किया था, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया था, वोलेटिलिटी कंपेयर की थी, है ना। वोलेटिलिटी इज कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं। वेपर प्रेशर कंपेयर किया था हमने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर किया था, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कंपेयर किया था, डायपोल मोमेंट कंपेयर किया था, पोलैरिटी कंपेयर किया था, सॉल्युबिलिटी इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपेयर किया था, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर करवाया था, है ना, इनके बीच में ये सारी चीजें कंपेयर करवाया। तो ये लास्ट क्लास में हो चुका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं और भी ऐसे ही। हमने लास्ट क्लास में ये भी पूछा था कि आप हमको इसके टोटल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ। C2H8DFCl, इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे दोस्त, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे ना। 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। ये हमने लास्ट क्लास में करा दिया है, तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हाँ आपको मतलब कल वाली क्लास जो कल मॉर्निंग हो रही थी 9 o'clock पे, उसके हम बता रहे हैं, हम ये हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम आपसे पूछें, आप एक बात बताओ, क्या C2H2D2
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, और शो करेगा तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, बना के दिखाओ। C2H2D2 अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। और फिर एक और चीज लिख लो ऐसे ही पे, C2HDF2 ये अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो आपने इसके तो लिख दिए थे, इन दोनों के बताओ। पहली बात तो ये अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है आपके अकॉर्डिंग तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, है ना, ये करके बताओ। C2H2D2 और C2HDF2 भाई अल्कीन है, C डबल एक अनसैचुरेशन आ रहा है, बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट है मोनोवैलेंट है। तो आप हमको बताओ कि कितने ज्यादा इसमें कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे इनके। और बताओ दोस्त, ठीक है। और ऑनलाइन वालों तुम लोग भी बताना बे। यस सर। ये लोग 2 बता रहे हैं, कोई 3 भी बता सकता है। तो आएंगे एक, अच्छा C2H2D2 इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ, और C2HDF2 इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ। 3 किसके? नीचे वाले के। बहुत बढ़िया दोस्त, मतलब हमको पता नहीं, हम तो पूछ रहे हैं तुम लोगों से। बताओ दोस्त, बना है? 2 ही आ रहे हैं? अच्छा, बनाओ दोस्त। 2 आएंगे दोनों के। अरे इसमें जब देखोगे तुम लोग C2H2, इसमें प्रॉब्लम क्या है, 3 कैसे बना रहे हो भैया? अरे C डबल बॉन्ड C कर लो। देखो सेम साइड FF तो नहीं लगा सकते, तो HF एक बार इधर कर लो, और यहाँ पे क्या करोगे फिर HF के बाद DF बचेगा, और एक बार FD बचेगा, FD, और यहाँ पे क्या HF। तुम क्या F और H को अगर पलट दो तो क्या होगा? तभी आंसर सेम आएगा। यही दो ऊपर वाला रिपीट, मतलब रिपीट कर जाएगा वो, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है, पाई बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं। अगर मॉलिक्यूल को पलटने की कोशिश करोगे ना तो पूरा मॉलिक्यूल ही पलट जाएगा। या तो ये दोनों F इधर इधर रहेंगे, या तो दोनों F एंटी रहेंगे ऐसे, या तो दोनों F सिस में रहेंगे, सिन में, एक ही डबल बॉन्ड के अनसैचुरेशन के एक तरफ, या तो दोनों एंटी में रहेंगे। पहला वाला जेड है, दूसरा वाला ई है। अभी रुक जाओ दोस्तों, जेड ही पढ़ा है कहाँ, ये सिस और ट्रांस है। जेड ई तब आता है रूल जब सिस ट्रांस नहीं कंपेयर कर पाते। एक्चुअली लोगों ने ये बोला कि ठीक है सर आप सिस ट्रांस पढ़ा रहे हो, सिस ट्रांस का मतलब है सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट या सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन। तो अगर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप या सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन द सेम साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन तो उसे सिस बोलते हैं। ये वाला सिस हो गया। अभी दिखाएंगे आपको कि सिमिलर ग्रुप ही नहीं रहेगा। और ये हो गया ट्रांस, तो डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस ये हो गया। हाँ, कोई जबरदस्ती पूछे कि इसमें EZ क्या होगा तो वो बाद में बताएंगे, लेकिन EZ आया कब? EZ आइसोमरिज्म की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे ऐसे कुछ आइसोमर्स होते हैं जहाँ पे ये सब डिस्टिंक्ट होते हैं, है ना। जैसे हम आपसे पूछे, लिखिए EZ, इसे में बताना चाह रहे हैं ना आपको। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ करना है, फिर उसमें अभी आपको बताएंगे ना कि वहां पे सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2HDFCl, C2 2 कार्बन, HDFCl, है ना, एंड असाइन सिस ट्रांस और ZE, एंड असाइन सिस ट्रांस और ZE। आप C2HDFCl यही बनाए हुए हो ना, ये फॉर्मूला आपको पता लग गया। अब इसके सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, और अगर पॉसिबल है तो सिस ट्रांस असाइन करो या ZE असाइन करो, करके दिखाओ तो हम बताएं। तुम लोग करवाएंगे ना, बोर्ड पे लिखते जाएंगे, तुम कॉपी करते जाओगे, नहीं तो फिर करते जाओ दोस्त। तो तुमको लगेगा सर इसमें तो सिस ट्रांस आई नहीं, सिस ट्रांस बना ही नहीं सकते, क्योंकि सिमिलर ग्रुप होने भी तो चाहिए सेम साइड में।
अनसैचुरेशन है, बिल्कुल है, लेकिन सिमिलर ग्रुप नहीं है कि जो सेम साइड में रख सको। तो सिमिलर ग्रुप जब सेम साइड में नहीं है तो इसका मतलब हमें कुछ और टाइप की आइसोमरिज्म असाइन करनी पड़ेगी या डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना दोस्त। खुला रहने दो उसको, कोई याद थोड़ी रहा है। ठीक है भैया। तो देखो दोस्त, ये हो गया। तो अब एक बात बताओ, तुमने जो आइसोमर्स बनाए होंगे, भाई एक आइसोमर ऐसे ऊपर से बना रहे हैं, दिख रहा है भैया ऑनलाइन वालों तुम लोग को, शाइन तो नहीं कर रहा है बोर्ड यहाँ पे? चेक कर रहे थोड़ा बहुत। चलो यहाँ पे देखो, ये C डबल बॉन्ड C लिखा है। सपोज करो यहाँ पे किसी ने बोला सर हमने H और D फिक्स कर दिया, तुमने HD फिक्स किया तो इधर क्या आएगा? सपोज करो FCl हो गया। कोई बोले सर आपने C डबल बॉन्ड C के बाद आपने लेफ्ट साइड HD फिक्स किया है, चलो हमने भी फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम Cl और F ऐसे पलट सकते हैं? कितने बने थे इसके आइसोमर कल? 6 बने थे, तो हमने 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे बना दिए, C डबल बॉन्ड C और फिर लो अभी, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड C। तो देखो प्रायोरिटी वाइज बताना चाह रहे हैं ना जेडी के लिए, प्रायोरिटी किसको कैसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे आपने HD फिक्स किया है, एक बार आप एक काम कर दो, इसको HF फिक्स कर दो और H और F फिक्स कर दो, तो दूसरा क्या बनेगा, बचेगा क्या? DCl होगा, या यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो CLD होगा। 4 हो गए, 2 और बनेंगे अभी, 2 यहाँ पे ऐसे बना लो। किसको फिक्स करोगे दोस्त? एक काम करो, H और Cl को फिक्स कर दो, बचे आपके क्या, DF, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, FD। अब देखिए दोस्त, हमारी बात सुनिए। कोई बोले सर इसमें हम सिस ट्रांस तो बता नहीं सकते, तो एक असाइन का आता है प्रायोरिटी। तो कोई बोले सर जब सिमिलर ग्रुप नहीं होते अराउंड अनसैचुरेशन तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे सिस ट्रांस? तो सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, तब बोलते हैं हम लोग जेड ही आइसोमेरिज्म, और जेड का नाम अभी आपको बताते हैं। तो जेड ही आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके लिए हम लोग प्रायोरिटी असाइन करते हैं। प्रायोरिटी जो होती है, ध्यान से देखो, बहुत लोग गलत इसको पढ़ते हैं। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, रुक जाओ अभी, एटॉमिक नंबर है वो, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की बात करें, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट कह लो या एटम कह लो, डायरेक्टली अटैच्ड, ये डायरेक्टली अटैच्ड टू अनसैचुरेशन या डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, है ना, बियरिंग अनसैचुरेशन। जिस कार्बन के साथ अनसैचुरेशन है उस कार्बन के साथ जो एलिमेंट लगा होगा उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। जैसे देखो, प्रायोरिटी किसको असाइन करनी होती है, हमें एलिमेंट्स को असाइन करनी होती है, ग्रुप को असाइन करनी होती है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट या एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन बियरिंग अनसैचुरेशन, है ना दोस्त। जैसे कोई बोले क्या इसमें C डबल बॉन्ड C में सिस ट्रांस बोल नहीं सकते, आप एक काम करो, इस लेफ्ट साइड पे आओ, H और D लिखे, तो H और D में एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है। जब आइसोटोप्स होते हैं तो हम लोग एटॉमिक मास चेक कर लेते हैं, है ना दोस्त। तो भाई एटॉमिक नंबर जब सेम आ जाता है तो एटॉमिक मास देख लेते हैं, किसका मास ज्यादा है, D का। तो जिसका मास कम होता है, जिसका मास ज्यादा है उसको नंबर 1 दे देंगे, जिसका मास कम है उसको नंबर 2 दे देंगे, ठीक है दोस्त। राइट साइड आओगे तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। तो Z आइसोमर जो होता है, Z ही पढ़ाने जा रहे हैं। तो Z आइसोमर जो होता है, इसका वैसे कोई जर्मन वर्ड है शायद, ये जुजामेन करके होता है, हाँ जुजामेन। इसका मतलब होता है एक तरह से, ये जो सिनोनिम है वर्ड सिन का, सेम का, सिमिलर साइड का, है ना, सिनोनिम होता है ये। तो बोलते हैं सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन, द आइसोमर इज नोन एज Z आइसोमर। और इफ सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन, द आइसोमर इज नोन एज कौन सा, E वाला आइसोमर। ऑपोजिट साइड, E फॉर एनिमी, ऐसे करके याद रखो, एंटी समझ में आएगा ना। E जो होता है, E फॉर तुम्हें लेमन टाइप में से एंटागोन बोलते हैं उसको, लेकिन आप एनिमी याद रखो, है ना भैया। तो बोलते हैं सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, Z होगा या E होगा? Z आएगा नहीं है, तो ये वाला आइसोमर आएगा Z, क्योंकि सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है।
और अगर सिमिलर प्रियोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड होते तो हम लोग क्या बोलते हैं, ई आइसोमर। समझ रहे हो दोस्त? इस वाले में ऐसे ही असाइन कर लोगे सब में, जेड ई। तो पहले लिखिए जेड आइसोमर, डेफिनेशन तो लिख लो, ये 6 बना लेना, उसके बाद लिखो जेड। बताते हैं ना, अभी रुक जाओ। लिखो जेड आइसोमर, अभी एक एक करके देखो। जेड आइसोमर उसका जुजामिन नाम होता है, ZUSSAMEN, जुजामिन मतलब वो एक तरह से सिन का वो होता है, सिनोनिम। जुजामिन, जुजामिन कभी नहीं पूछेगा, जेड पूछता है वो हमेशा एग्जाम वाले। तो बोलते हैं लिखो जेड आइसोमर में, इफ सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, if similar priority group are on the same side around an unsaturation, if similar priority group are on the same side around an unsaturation, if similar priority group are on the same side around an unsaturation, the isomer is known as Z isomer. If similar priority group are on the same side around an unsaturation, similar priority group are on the same side around an unsaturation, the isomer is known as Z isomer. ठीक है दोस्त? और नेक्स्ट वाला लिखो ई मतलब ऐसे ई फॉर एनिमी मतलब एंटी से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। लिखो इफ सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन, if similar priority group are on the opposite side around an unsaturation, if similar priority group are on the opposite side around an unsaturation, the isomer is known as E isomer. If similar priority group are on the opposite side, if similar priority group are on the opposite side around an unsaturation, the isomer is known as E isomer. समझ रहे हो दोस्त? तो अब प्रियोरिटी क्या होती है उसके नीचे, अभी जब आपने Z और E लिख लिया तो लिखो प्रियोरिटी। अरे 12th पास में इसलिए थोड़ा सा कोई हम बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं बना रहे, 11th में जब पढ़ाते हैं इसको तो एकदम सीक्वेंस में बताते हैं। लिखिए प्रियोरिटी, priority is directly proportional to atomic number, priority is directly proportional to atomic number of atom या element। अभी एटम की बात कर रहे हैं, हमने ग्रुप की बात ही नहीं की, एटॉमिक नंबर तो वैसे भी एलिमेंट या एटम का ही कहोगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट directly attached to the carbon bearing unsaturation, atomic number of atom or element directly attached to the carbon bearing unsaturation, directly attached to the carbon bearing unsaturation। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा कह देंगे, है ना? ठीक है दोस्त? तो आपने जो अभी ये 6 आइसोमर बनाया लेफ्ट साइड, इनमें आप सिस ट्रांस नहीं कह सकते क्योंकि सिमिलर ग्रुप है ही नहीं कहीं पे। तो सिमिलर ग्रुप नहीं है लेकिन सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप तो है, तो इन सबको सिस ट्रांस ना असाइन करके जेड ही असाइन कर दिया गया। देखो सिस ट्रांस में लिमिटेशन थी, लिमिटेशन क्या थी कि सेम ग्रुप होने चाहिए थे, जब सेम ग्रुप है ही नहीं तो सिस ट्रांस थोड़ी बता सकते हो, इसलिए डिफाइन किया गया ना आइसोमरिज्म जेड ई। समझ रहे हो दोस्त? ये 6 के 6 में आप जेड ई असाइन करो और बताओ। असाइन करो जल्दी से, बताओ जो हमने लिखे हुए हैं। इसमें प्रायोरिटी भाई हाइड्रोजन की तो हमेशा ही मतलब डी की 1 रहेगी, इसमें हाइड्रोजन की 2 रहेगी। प्रायोरिटी असाइन करो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, तो दूसरा वाला क्या आएगा? ई आएगा। अब सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है इसलिए सेकंड वाला ई आएगा। थर्ड वाला दोस्त भाई फ्लोरीन को 1 लिखोगे, हाइड्रोजन को 2 लिखोगे, यहाँ पे फ्लोरीन को 1 और ड्यूटेरियम को 2, ये क्या आएगा? ये Z आएगा। अरे थर्ड वाला हमारे हिसाब से Z आएगा, जो क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिखा है बोर्ड पे। नेक्स्ट वाला क्या आएगा दोस्त? 1 है, ये 2 है और ये 1 है क्लोरीन और ये 2 है, ये वाला क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है दोस्त। फिफ्थ वाला क्या आएगा? अरे क्लोरीन को 1 लिखोगे, हाइड्रोजन को 2 लिखोगे, हाँ Z आएगा। ये आ जाएगा Z आइसोमर। जहाँ पे सिस ट्रांस फेल हो जाती है हम लोग बोल नहीं सकते, वहां पे इनकी बात करते हैं हम लोग। 1 2 हो गया, हाँ दोस्त, और ये 1 2 और ये हो जाएगा ई। तो लोगों को प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है सर आपने यहाँ पे एलिमेंट लिखे थे, एक एक एलिमेंट। अब हम एक काम करते हैं, एलिमेंट ना लिख के ग्रुप्स लिखते हैं ऐसे, C डबल बॉन्ड C। सपोज करो कोई बोले हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3,
कोई बोले हम लिख देते हैं यहाँ पे CD3, कोई बोले सर हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दिया CH2CH3, ऐसे। ये बताओ आइसोमर क्या है, अलग से हम पूछ रहे हैं आपसे, ये आइसोमर Z होगा या E होगा। फिर कोई पूछे अच्छा सर हमने ये लिख दिया C और यहाँ पे लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे लिख दिया CH डबल बॉन्ड O CHO, यहाँ पे लिख दिया हमने C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे ही कोई जनरल सा, और C डबल बॉन्ड O CH3, अबे रुक जाओ, C डबल बॉन्ड O और O और यहाँ पे CH3, ऐसे लिख दिया। क्लियर है, ऑनलाइन वालों दिख रहा है आप लोगों को? yes, ये sir. बताओ दोस्त, हाँ दोस्त, तो ये बताओ भैया ये है क्या, सिस ट्रांस ZE क्या है दोनों? सिस ट्रांस तो कह सकते हैं, अरे ये पहला वाला सिस भी है, अरे CH3 सेम साइड है, लेकिन कोई पूछे ठीक है हमने मान लिया सिस है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि भैया सिस है तो और ZE नहीं लगा सकते आप। फिर भी अगर हम आपसे पूछे बताओ Z है या E है, तो बताओ Z आइसोमर है। ऐसे करोगे CD3 Yes, जब sir. सुनो तो जो कार्बन ने अनसैचुरेशन होल्ड किया है उसको देखते हैं, तो जिस कार्बन ने अनसैचुरेशन होल्ड किया है उससे लगे हुए एलिमेंट्स देखो। अगर ये कार्बन देख रहे हो और ये मतलब CH3 CD3 में, तो CC सेम होगा, तो जब पहला एटम सेम हो जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर सेम हो गया ना, तो नेक्स्ट एटम पे जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम लगे हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन आइसोटोप्स में एटॉमिक मास देख लिया जाता है, समझ रहे हो दोस्त? तो इसकी प्रायोरिटी CD3 की 1 होगी और CH3 की क्या होगी, 2 आएगी। राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, सॉरी, अगर आपने इस कार्बन से देखा तो इधर भी क्या लिखा है, नंबर 1 कार्बन, यहाँ भी क्या लिखा है कार्बन, तो पहला आइटम सेम हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए देखते हैं हम लोग, लेकिन इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एक कार्बन लगा है, फिर ये डोमिनेट कर जाएगा। जब फर्स्ट एटम कॉमन हो जाता है तो सेकंड एटम पे देखते हैं एटॉमिक नंबर, नहीं समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, ये Z भी आ रहा है, सिस भी है Z भी है, हमेशा पीछे ना पड़ जाना कि जो सिस है वो Z ही है, ठीक है। इधर सुनिए, यहाँ पे आओगे, अरे समझ में तो आ रहा है, यहाँ पे ग्रुप्स को हम थोड़ा एलेबोरेट करके लिखते हैं। एक्चुअली में ये जो अनसैचुरेशन जिस कार्बन ने होल्ड किया हुआ है या जिसके अराउंड आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने जा रहे हो, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N को देखो तो बोलता है इधर, और यहाँ CHO को देखो, कोई बोले सर ये कार्बन सेम है CN का और ये CHO का भी कार्बन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम आ गया, तो अगले वाले एलिमेंट पे जाते हैं। कोई बोले अगला वाला एलिमेंट कैसे देखोगे, तो अगले वाले एलिमेंट को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जो बची हुई वैलेंसीज हैं वो किस एलिमेंट से सेटिस्फाई है। तो इस कार्बन के लिए अगर आप आओगे, एक इसकी बची हुई वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई है, क्या तीनों नाइट्रोजन से सेटिस्फाई है? अबे हम लोग ये एटॉमिक नंबर कैसे देखेंगे, तो हम ये सोचेंगे, ऐसे विजुलाइज करेंगे कि ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें ठीक है एक बॉन्ड तो लगा है कि भाई अनसैचुरेशन वाले कार्बन से, बाकी जो कार्बन की बची हुई वैलेंसीज है वो 3 नाइट्रोजन से सेटिस्फाई है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 7 7 7 21 है। तो पहला अगर मैच कर गया तो उसके आगे वाले का आप 7 नहीं बोलोगे, बोलोगे 21, नहीं समझे वे? कार्बन के लिए 6 बोलोगे और इसके लिए क्या बोलोगे 21। ऑनलाइन वालों दिख रहा है, ये छोटा तो नहीं है 21? सर दिख रहा है। ये सर दिख रहा है। हाँ दोस्त, हाँ तो मतलब पहला वाला कार्बन। वैसे इसमें जब आओगे CHO में, तो CHO में बोलोगे सर फर्स्ट वाला कार्बन है ये तो लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ एक H है और क्या 2 ऑक्सीजन है। अबे एक H है और 2 ऑक्सीजन, मतलब बची हुई 3 वैलेंसीज कार्बन की किससे सेटिस्फाई है, एक H है 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए आप क्या बोलोगे 8 8 16 और एक ये 17। तो क्या कार्बन के लिए आप 6 तो लिखोगे लेकिन आगे चल के 17 लिख दोगे? तो जब पहला वाला सेम हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए ये देखते हैं कि बची हुई वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई है। तो आप देखो फर्स्ट 6 वाला सेम हो गया था, इसमें भी 6 था, इसमें भी 6 था, तो नेक्स्ट वाले पे जाओगे इसमें 21 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा 17। एटॉमिक नंबर का समेशन देख रहे हैं, समझे दोस्त?
तो इसका मतलब जब 6 कॉमन हो गया था तो हम 21 वाले को डोमिनेट कराएंगे, तो प्रायोरिटी इसके नंबर 1 देंगे ऊपर वाले की। सर ई समझ में आइसोमर आ है रहा है सर, दोस्त? फिर ई हाँ, ई आइसोमर। आ जाएगा। कोई बोले सर ये COOH वाला कैसे देखोगे, और ये COET वाला कैसे देखोगे? तो इसमें आ जाओ, नीचे वाले में पहले बोलोगे सर इस कार्बन से, इस कार्बन से, ठीक है, एक तो ये लगा हुआ था चेन, लेकिन इसकी बची हुई वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है? ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड किससे सेटिस्फाई है? ऑक्सीजन से। ये वाला भी तो ऑक्सीजन सेटिस्फाई है, इसका मतलब 3 वैलेंसी इसकी जो रिमेनिंग रह गई थी, ऑक्सीजन 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 से सेटिस्फाई है, ठीक है। लेकिन इन्हीं में से जो एक ऑक्सीजन है वो फर्दर किससे सेटिस्फाई हो रहा है? कार्बन से, ठीक है, वो अलग से 3H से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, देख लो। और दोस्त ऊपर लेकिन जब आओगे इसमें, तो इसमें आओगे अगर तो बोलोगे सर कार्बन तो है, उसकी 3 वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 3 सेटिस्फाई है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है वो फर्दर H से सेटिस्फाई है कि नहीं? तो इन सब में एटॉमिक नंबर का समेशन देखते हैं। तो मेरे दोस्त नंबर 1 देखोगे तो ये पहला भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, उसके बाद 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। अरे 2 ऑक्सीजन ये हो गए, एक ऑक्सीजन ये, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन हो गए। तो पहला एटम भी सेम है, बाद में 3 ऑक्सीजन भी सेम है। तो उससे भी आगे जाके देखेंगे, जब 2 सेम हो जाएंगे तीसरे पे जाओगे, यहाँ पे एक कार्बन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे दोगे, तो ये नंबर 1 है और इधर ये नंबर 1 है, एंटी एंटी हो जाएंगे। अरे डिटेल समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ। यस चलो सर। कर लो। ई होगा, हाँ दोस्त, ये ई आइसोमर है, ई आइसोमर बनाओ इसको, ई आइसोमर है ये। कहाँ? ये नहीं, ठीक तो है। नहीं नहीं, अरे एक साइड से देख रहे हैं, इधर एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? क्लोरीन का, तो इस क्लोरीन को नंबर 1, इसको नंबर 2। उधर एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन को नंबर 1, इसका ड्यूटेरियम का नंबर 2। समझ में आ रहा है भैया? कंफ्यूज ना हो भैया। तो ये हट गया, ये सी से CH3 लगा हुआ है। ऑनलाइन वालों कोई डाउट इसमें? कुछ पूछोगे भैया कि हो गया? नहीं है सर। नो सर। इसको कॉपी कर लो और कैसे लिखते हैं एटॉमिक नंबर्स का समेशन हमेशन कैसे देखते हैं, तो वो देख लो। ये 6 और 17 लिखा है, इसका मतलब आप तो समझ ही गए होंगे 6 17 क्यों लिखा था। और 6 और 21, अरे जब एटम सेम हो जाते हैं तो हमें आगे बढ़ना पड़ता है ना दोस्त? बहुत बड़े बड़े वाले केसेस में मतलब वो तो खैर मास देख लेते हैं, लेकिन अभी आप एक काम करो, नंबर सही देखो, है ना। एक आध केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन जेई वाले अगर पूछेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि तुमसे इसी में घुस जाएंगे एकदम, इसमें जो एक्सेप्शन होगा उसको लाके पूछेंगे। नॉर्मल पहले देख लो, एक्सेप्शनल तो टेस्ट टेस्ट के फॉर्म में कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिखाई देंगे। समझ रहे हो दोस्त? कहीं कहीं रेयर वाले एक्सेप्शन आते हैं। ये कॉपी हो गया भैया? हम और लेफ्ट साइड पे और एग्जांपल लिख रहे हैं, उनको हमको आंसर करके बताओ कि जेड है या ई है। हाँ, इसे कॉपी कर लो पहले, वो लिख भी लो 16 17 जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे, 6 है, फिर वो है, ऐसे करके। आप बस हमको ये बताओ कि जो ये फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैं ये जेड है या ई है, ऐसे। मतलब हमने ऐसे दे दिया, अब उसके पीछे ना पड़ना कि तुम भाई ये कि क्या है, ये कैसे बना हुआ है। आप बस ये बताओ जेड है या ई है जो हम लिख रहे हैं। पहला वाला ई है।
ये बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन है, ध्यान रखना आप ऐसे कुछ करते हैं ना। चलो हमको बस ये बताते रहो कि इसमें चल क्या रहा है। इनमें ZE आपको बताना है और लिख रहा है। इनको कॉपी करो जल्दी से और बताओ इनमें ZE। अपने आप करो उसको, बाद में बताएंगे, हम बाद में बताएंगे। तुम सोच के बताओ आंसर क्या आएगा। हो सकता है तुम जो सोच रहे हो वहां तक जाने की जरूरत ही न पड़े। EZ अच्छा ठीक है, ये pH लिखा है, ये CN लिखा है, COOH लिखा है, और ये बातें न करो भैया, CH डबल बॉन्ड NH लिखा है। इसमें बताओ Z होगा E होगा। अरे समझ में आ रहा है EZ कैसे कर रहे हो, बस ठीक है, ज्यादा ना करो, दिमाग मत लगाओ। चलो हमको ये बताओ बस। बस ये 6 एग्जांपल बताओ, बाकी हम ज्यादा नहीं इसमें फिर आगे पढ़ाते हैं। जल्दी करो दोस्त, बाकी शीट में करना है, जब आइसोमेरिज्म की शीट दे देंगे तो। चलो करके बताओ। फर्स्ट वाले का क्या आया, अब तो कर ही लोगे। E कर लोगे, बहुत बढ़िया दोस्त। इसमें यहाँ नंबर 1 देंगे, इसको क्या देंगे नंबर 2, और यहाँ पे इसको नंबर 1 नीचे CN को, इसको नंबर 2। तो जो लोग ये बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। सेकंड वाला देखो, Z है, क्लोरीन को 1 देंगे, यहाँ पे नंबर 2 दे देंगे। राइट साइड नाइट्रोजन आ गया ना यहाँ पे। कैसे देखोगे इसको, सुनो तो, बेंजीन कैसे देखा जाता है, इस कार्बन से ऐसे देखेंगे, इस कार्बन पे आओगे, ऐसे देखो इस राइट साइड में, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है। उसके बाद इस कार्बन से देखोगे तो 2 कार्बन और लगे हैं इधर, और 1 कार्बन ये लगा है, 3 कार्बन लगे हैं। लेकिन इस वाले कार्बन से 2 नाइट्रोजन दिख रहे होंगे और 1 कार्बन दिख रहा होगा, नहीं? अरे नीचे वाले में ऐसे नाइट्रोजन दिख रहा होगा, नाइट्रोजन दिख रहा होगा, और फिर कार्बन दिख रहा होगा। इसकी बात कर रहे हैं, और ऊपर वाले में सॉरी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, ये इसमें इसमें सॉरी नीचे वाले में, क्लियर है? और ऊपर क्या दिख रहा होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। समझ में आ रहा है सबको? अबे थोड़ा क्लियर बोलो, क्या कह रहे हो?
किसमें किस आप पूरा वही तो बोल रहे हैं, क्लियर बताओ पहले वाले में। साले जब दूसरा बताते हैं तो पहले में क्या कूद पड़ते हो, बताया करो ना सर क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट हुई, इसमें कंफ्यूज हो जा रहा है। क्या बता रहे हो इसमें, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच में, और यहाँ पे अरे एक नहीं है भैया, ये सी एन का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है बच्चा। अरे यार तुम तो बहुत बेसिक से गड़बड़ कर रहे हो। सी एन का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड एन है वो, समझ रहे हो, नाइट्राइल ऐसे लिखा जाता है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, ठीक है। हाँ दोस्त इसमें समझ में आ रहा है, बताओ भैया, सी 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 क्लियर है, ये हो जाएगा दोनों। थर्ड वाला बताओ, अच्छा सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, जेड जेड आएगा। जेड आएगा, ठीक है। थर्ड वाले का तो कौन बताएगा, ई आएगा आएगा। थर्ड वाले का, थर्ड का ई बताएं क्या, हो गया। चलो फोर्थ वाले का बताओ, फिर ई आएगा। क्या कह फिर रहे हो, जेड आएगा। ई, अरे तो जेड भी बता रहा है। देखो यही सी एन है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे पी एच है, तो भैया सी एन वाले को प्रायोरिटी नंबर 1 दे दोगे। जो जहां पे कोई डोमिनेट कर जाए वहीं पे रोक दिया करो, उसके आगे हो सकता है कोई और डोमिनेट करे, लेकिन जिस स्टेप पे कोई डोमिनेट कर गया वहीं पे प्रायोरिटी असाइन कर देंगे, तो 1 और 2 आ गया। इसमें जब आओगे तो इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन लगे हैं, ऑक्सीजन 3 लगे हैं, ओ ओ ओ इस वाले केस में, और इस वाले केस में क्या लगेंगे, एक H लगा है, 2 नाइट्रोजन लगे हैं, है ना भैया। तो प्रायोरिटी इसमें 1 ऊपर करोगे, 2 यहाँ करोगे, तो क्या ये Z आएगा, E आएगा, ठीक है। तो जो किसी की गलती थी करेक्ट हो गई, क्यों भाई। नेक्स्ट वाला बताओ, बहुत सर बढ़िया ई दोस्त, है। नेक्स्ट वाला ई वाला आएगा, नेक्स्ट वाला ई आएगा ना। यस सर। अरे इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लोरीन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक क्लोरीन, क्लोरीन डोमिनेट कर जाएगा 1, और ये 2, और यहाँ पे ये देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ी है, पहले जाओगे कार्बन मिलेगा, फिर कार्बन मिलेगा, अगले पे फिर कार्बन मिलेगा, उससे 2 कार्बन मिलेंगे, यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 2, क्या इसको ई बोलोगे। थर्ड वाला क्या आएगा, ई आ जाएगा, तो ये जेड ही आइसोमेरिज्म है, कर लिए। अभी और भी आएगा सब। तो जहां पे सिस ट्रांस एक्चुअली में प्रॉब्लम होती थी लोगों को, वहां पे जेड ई डिफाइन कर दिया लोगों ने, और प्रायोरिटी का बेसिस बता दिया कि एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर उसका उस एलिमेंट का जो डायरेक्टली अटैच विद कार्बन चेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताना शुरू किया आगे की चीजें, लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइकिल्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइकिल्स, जो साइकिल्स होती हैं, साइक्लिक कंपाउंड, इसको जानना जरूरी है क्योंकि लोग इसमें काफी गलती करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए आप लोग। तो हम आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके बताते हैं ना दोस्त। लिखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। सिस ट्रांस ही बताएंगे, अभी जेडी भी बता देंगे बाद में। लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ कराएंगे। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, स्टेप बाय स्टेप करो, नहीं तो लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए बता रहे हैं। हो सकता है कन्वेंशनल लगे आप लोगों को, लेकिन बहुत लोगों को एकदम नया भी लग सकता है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ए पार्ट लिखिए, ए पार्ट, ए पार्ट 1,2 1,2 डाई मिथाइल 1,2 डाई मिथाइल 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना। एक काम करो पहले इसको बता देते हैं, है ना, ए पार्ट को ही। अच्छा ए बी भी लिख लो, बी भी लिख लो इससे में। 1,2 डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ठीक है दोस्त। पहला है 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दूसरा है 1,2 डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। सुनो दोस्त, हम ये दो बताएंगे,
बाकी हम अभी करीब 14 एग्जाम्पल देंगे, 14-15, वो 15 एग्जाम्पल आपको खुद करने पड़ेंगे। देखिए दोस्त, कोई बोले सर ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो आप लिख रहे हो, ध्यान से देखना बे, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो आप लिख रहे हो दोस्त, ध्यान से देखिए बच्चा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन ये होता है, एक अनसैचुरेशन होता है इसमें, बताओ। एक वन अनसैचुरेशन आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर देखना, अभी 2 ही 3 क्लास हुई है, 4 क्लास, तो उसमें मिलेगा वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 वेज, इन द फॉर्म ऑफ साइकिल और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड तो है नहीं। अब कोई बोले सर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, 1,2 डाइमिथाइल बनाने का तरीका होता है, आप एक काम करो कि H यहाँ पे लगा दो, H यहाँ पे लगा दो, और CH3 यहाँ पे लगा दो, CH3 यहाँ पे लगा दो। सोचते ऐसे है कि साइकिल मतलब डबल बॉन्ड, जो साइकिल है वो डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है। तो अगर इस कार्बन के बीच में साइकिल है, या इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बात तो बराबर है, एक अनसैचुरेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अगर ये डबल बॉन्ड होता, ये साइकिल ना होके डबल बॉन्ड होते, तो दोनों H सेम साइड है, तो इसको सिस आइसोमर बोलते कि नहीं बोलते? तो 2D में हाँ, किसी भी ऑल्दो कोई बोले सर ये साइक्लोप्रोपेन तो 3 डायमेंशनल होता है, 2D में होता नहीं। अरे अनसैचुरेशन मान लिया ना उसको, तो उस साइकिल को हमने 2D में लिख दिया, मतलब मान लिया डबल बॉन्ड है वो, तो 2D में लिख दिया, तो उससे लगे हुए दोनों H एक साइड कर दिया, दोनों मिथाइल एक साइड कर दिया, ठीक है। ये कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होगा जो हम बता रहे हैं। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिक को बताएंगे, समझ गए भैया? तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिस आइसोमर है कि नहीं? अब इसी का बोले कोई सर ट्रांस हम कैसे बनाएंगे, ट्रांस ऐसे बनाओगे, आप ये लिख लो, यहाँ पे ऐसे अनसैचुरेशन आपने मान लिया ना साइकिल को, तो भैया दोनों H ऑपोजिट कर दो ऐसे, है ना, और इधर क्या आ जाएगा CH3, और ये CH3, ये कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। बताओ दोस्त। अच्छा, ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक चीज हम पूछें आपसे, आप ये बताओ, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हम पूछना चाह रहे हैं ऐसे ही, और ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, जस्ट एक बात बताओ, मतलब ऐसे ही, खैर ज्योमेट्रिकल से लिंक नहीं है इसका, अभी ऑप्टिकल में इसको फिर बताएंगे। आप एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है, कोई नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इसमें बनाएगा? पहले बात सुपर इम्पोजिबल, ये एक्चुअली सुनो, 3D में अगर आप देख रहे हो, 3D में तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे प्लेन की बाहर निकले हुए हैं, ऐसे थम्स अप है ना तुम्हारी तरफ, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ये दोनों हाइड्रोजन है, और ये दोनों मिथाइल क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उस रूम की तरफ जहाँ पे वो है नोटिस बोर्ड, उधर पीछे की तरफ है ना दोस्त, उधर की तरफ दोनों मिथाइल निकले होंगे। तो अगर हम एक प्लेन, हाँ, एक प्लेन ऐसे लेके जाए, ऐसे ऐसे जैसे हमारा हाथ जा रहा है, ऐसे कट कर दे, तो ऐसे प्लेन रखोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इस मिरर जो है, उस मिरर के लेफ्ट साइड एक लगेगा हाइड्रोजन यहाँ है, उतनी डिस्टेंस पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। मिरर के दूसरे साइड जाओगे जब रूम के पीछे, तो उसको लगेगा ऐसे मिरर आर पार चला गया है ना, तो उसको लगेगा एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमिट्री है। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई पूछे, तो ऑल्दो आप बोलोगे ठीक है ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर तो है, लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमिट्री है, POS बता चुके हैं वैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी, उसके पहले भी सब लोग जानते होंगे। तो इसका मतलब है इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो एनेंशियोमर थोड़ी बनेगी, वो तो आइडेंटिकल बनेगी ना, आइडेंटिकल। अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ी सी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप एक मत आपसे ट्रांस बना लो बस, लेकिन यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, जिसको आप लोग बोलते हो कि ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनाएगा। ठीक है दोस्त। कोई पूछे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो बोलोगे 3 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल लेके, उसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन कोई आपसे अलग अलग सेग्रीगेट करके पूछे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, बोलोगे 2। कोई पूछे, फिर अभी ऑप्टिकल जब पढ़ाएंगे तब पूछेंगे हम, वैसे तुम लोग 12th पास में, इसलिए हमने डायरेक्ट यही बोल दिया कि भैया जो आपने 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनाए, 2, एक सिस है एक ट्रांस है, उनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2, मीजो कितना है, 1 है, 1 है, ठीक है दोस्त, मीजो आइसोमर 1 है। लेकिन अभी हम ज्योमेट्रिकल पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल आप तुमको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब इससे ऑप्टिकल भी लिंक होती है,
अभी तो हम ज्योमेट्रिकल में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ऑप्टिकल में फ्रिक्वेंटली आपसे पूछेंगे, बताओ डायरेक्टली ऐसे दे देके। तो जितनी भी साइकिल्स पॉसिबल हैं सब में हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल निकालना आपको बता देंगे। कोई एग्जाम्पल बचेगा ही नहीं जिसमें आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आए कि ऑप्टिकल कैसे निकाला जाता है, ज्योमेट्रिकल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप आओगे तो 1,2 डाई क्लोरो है। अबे तो मिथाइल की जगह क्लोरीन लगा देना, फिर ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। खैर हमें तो आंसर हमें ये बनाना था 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल वाला तो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया क्योंकि तुम लोग इंटरेस्टेड हो, तुम लोग जानते हो 12th पास वाले तो सब कुछ पढ़े ही होते हैं एक तरह से। किसी के माइंड में हमको लगा चल रहा है इसलिए हमने इसको बता दिया सिस ट्रांस, क्योंकि आगे अभी ऑप्टिकल में पढ़ाएंगे। बनाओ इसको जरा दोनों। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ करो। प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भैया तुम लोग को? इसको बना लो तो फिर नेक्स्ट वाला बताएं आपको। क्लोरीन वाला बना रही है, क्लोरीन वाला ड्रॉ कर लो तब हम और क्वेश्चंस आपको देते हैं करने के लिए। क्लोरीन वाला हो गया? हाँ दोस्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल बताना है, ऑप्टिकल तो हम आपको जब पढ़ाएंगे तो पूछ लेंगे इसमें, है ना। अभी हर बार ऑप्टिकल ना बनाना क्योंकि हो सकता है कोई अनकंफर्टेबल हो तुम में से, ऑप्टिकल में पढ़ाई ना हो कभी, तो हमने तो बता दिया ये सिंपल वाली चीज, बाकी ऑप्टिकल ऑप्टिकल में ही कराएंगे। लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ए पार्ट, ऐसे ए बी सी डी करके लिखना। ए पार्ट 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, है ना दोस्त। नेक्स्ट वाला लिखो बी पार्ट 1 2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, है ना दोस्त। नेक्स्ट वाला 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, थर्ड वाला ही है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, है ना दोस्त। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए 1 3 डाई मिथाइल, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, समझ रहे हो भैया। 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। फिर लिखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन लिखा भैया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। फिर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला लिखिए। है क्या कर रहे हो भैया, छूट गया कुछ क्या? अरे लिख लियो ना भैया। नेक्स्ट वाला लिखिए 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 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 है ना। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। कॉपी कर लिए। नेक्स्ट वाला लिखो 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन,
1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया। उसके बाद लिखो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, अरे सब कराएंगे 1 बाय 1। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ठीक है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट वाला लिखिए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना दोस्त, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर लिखिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। फिर लिखो 1,3 डाइमिथाइल 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर लिखो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, है ना दोस्त। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए 2 और है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना दोस्त, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और एक लास्ट वाला लिखिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब देखो तो स्टेप बाय स्टेप इनमें आप सुनो तो स्टेप बाय स्टेप इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालना सीखो, और फिर इन्हीं में चल के अभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बाद में बताएंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएंगे, कौन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, किसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर आप ये बनाना सीखोगे स्टेप बाय स्टेप, देखो हमने बहुत लोगों को देखा है, लोग डायरेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालते टाइम कायरल कार्बन देख लेते हैं, लेकिन आप लोग तो जानते हो कायरल कार्बन होना जरूरी थोड़ी होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। चलिए देखिए कौन सा वाला है, बना लोगे? कौन सा सेकंड फर्स्ट वाला कौन सा भैया? हाँ तो 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो। अरे तो साइक्लोप्रोपेन ऐसे बना लो, पहले वाले पे एक काम करो, ऐसे सिस बनाओगे, अरे Br और Cl आएगा, सिस आइसोमर कहोगे कि नहीं कहोगे इसको? भैया ये तो सिस आइसोमर है। और ट्रांस वाला कैसे बनाओगे? अरे साइक्लोप्रोपेन ले लो ऐसे ही, और भाई 1 क्लोरो ओ ब्रोमो है तो ऐसे उल्टा कर दो, क्लोरीन और H कर दो, तो इसको बोल देंगे ट्रांस आइसोमर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ए पार्ट, सिस और ट्रांस आइसोमर। बी वाला पार्ट क्या है दोस्त? 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन ऐसे बनाओ, 4 मेंबर रिंग जैसे बता रहे हैं वैसे बनाओ ना, ये ऐसे बनाया करो यहाँ पे। तो 1 ब्रोमो और 1,2 डाइब्रोमो है ना, तो भैया H और H और Br और Br, ये सिस आइसोमर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अरे ऐसे बनाया जाता है साइक्लोब्यूटेन को, इससे साफ साफ दिखता है ना, क्लियर। अच्छा 2 कार्बन को लेके अनसैचुरेशन देख सकते हो, सुनो तो इस कार्बन को देखो, अरे बोर्ड पे देखो, इस कार्बन को और इस कार्बन को, क्या इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो इनसे एक अनसैचुरेशन भी लगा है, साइकिल लगी है। उस साइकिल अगर ना होती, डबल बॉन्ड होता तब भी तो चल जाता है, ऐसे ही दोनों H सेम साइड हो जाते, तो सिस आइसोमर कहलाता है ये। तो क्या हम इसको बोलेंगे कि 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन का सिस आइसोमर, ऐसे हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाया जाता है। अब इनको यूज करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी में। ट्रांस आइसोमर बनाना हो तो आप ठीक है साइक्लोब्यूटेन ऐसे रख लेना, और दोस्त ऐसे करके आपको ट्रांस आइसोमर बनाना है अगर, तो भाई यहाँ पे H Br और यहाँ पे Br और H हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। वैसे सी पार्ट में आओगे, क्या है सी वाला? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, बस हम बना देते हैं उसको। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख सकते हैं, खैर इसमें मतलब 1 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है,
तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड या इस अनसैचुरेशन के अराउंड या इस साइकिल के अराउंड हम देखेंगे तो ये सिस आइसोमर दिखेगा, क्योंकि दो H सेम साइड है, तो ये हो जाएगा सिस आइसोमर। और इसी का ट्रांस आइसोमर भी बन सकता है, क्योंकि अभी आप 1-2 पे ही चल रहे हो, और यहाँ पे क्लोरीन और H, ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। बनाते रहो, हो सकता है हमसे पहले भी कुछ लोग बना लो अगर कभी पढ़ा होगा तो, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे दोस्त तब तो हो चुका काम, कुछ नहीं होने वाला। फिर डी वाले में आओगे तो 1-3 करके लिखा होगा, तो 1-3 बनाना है आपको, तो साइक्लोब्यूटेन ऐसे बना के 1 और 3 पोजीशन पे H और H लगा के मिथाइल लगा दिया करो। मिथाइल बोले तो CH3 है, यही वाला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो भाई इन दोनों कार्बन के बीच में एक अनसैचुरेशन दिख रहा है, तो इस अनसैचुरेशन को साइकिल ना लिख के डबल बॉन्ड भी लिख सकते हो, आंसर वही आएगा। दोनों H सेम साइड है इसलिए इसको सिस आइसोमर बोलेंगे, अगर आप देख रहे हो तो इसको। ये क्वेश्चन नंबर डी है, और वैसे डी वाले में ट्रांस भी बनेगा। तो किसी साइकिल के अराउंड सिस ट्रांस कैसे बनाते हैं वो आपको हम बता रहे हैं, है ना दोस्त। तो सिस ट्रांस आप देख लो, अभी इसी में चल के प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलवाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी में, इसी में चल के हम आपको और भी कई कई चीजें बताएंगे। लेकिन अगर ये आप बनाना नहीं सीखोगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में, साइक्लिक कंपाउंड में तो ऑप्टिकल एक्टिविटी गई तुम्हारे हाथ से, अब वो नहीं आने वाली फिर। तो इसलिए साइक्लिक कंपाउंड में अगर सीखना चाहते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। भाई साइकिल्स हमारे सिलेबस में जनरली कौन 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, यही तो बताई जाती हैं। तो भैया हमने सारे साइकिल्स का एक एक करके ये बताना शुरू कर दिया, ऑप्टिक ये वाला पोर्शन। तो सारे साइकिल्स का जब ये सीख जाओगे तुम कैसे निकाला जाता है, तो आप सारे साइकिल्स के केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी भी सीख जाओगे। ई वाले पार्ट में हमने 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन दिया था, तो साइक्लोब्यूटेन 3 वैसे HBr और HCl कर दो, तो ये सिस आइसोमर हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ क्वेश्चंस के सिस आइसोमर हमने अभी लिखे हैं यहाँ पे, और उनके ट्रांस आइसोमर भी लिख दिए हैं। तो 1-2 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, मतलब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। बहुत लोग ट्राई करते हैं लेकिन गलत तरीके ट्राई करते हैं, तो इसलिए उनका आंसर गलत आता है। कभी भी क्वेश्चन को करो तो स्टेप बाय स्टेप तोड़ के करो। तो अभी आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस देंगे, देखना इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, एक एक करके ब्रेक करना पड़ेगा। ट्रांस आइसोमर, हमने ये बना दिए कुछ। ई हो गया, एफ वाला देखिए साइक्लोपेंटेन बनाया होगा एफ वाले में। साइक्लोपेंटेन ऐसे बनाया करो जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, ऐसे 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन होगा, तो मिथाइल को हम CH3 ऐसे, तो ये सिस आइसोमर हो जाएगा। और इसी का ट्रांस आइसोमर अगर आप बनाओगे, हाँ बनाते रहो तुम लोग, हम तो बना दे रहे हैं, किसी को अगर डाउट हो तो बोर्ड पे भी देख लो, नहीं तो आप तो समझ ही रहे हो कैसे बनाना है। ऐसे तरीका होता है बनाने का, नहीं तो लोग अपने तरीके कुछ भी बनाते हैं भाई, तो कोई ना कोई तरीका तो बताएगा ही बनाने का, तो वही हम बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है। और ये CH3 ऑनलाइन वाले ये दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है, ये जो लास्ट में CH3 लिख रहा है, ये देखो सर दिख रहा है। क्लियर है। हाँ दोस्त, तो ये हो गया। एफ के बाद SSS ट्रांस लिख लेना अपने आप, जी पार्ट आएगा 1-2 डाई ऐसे करके कुछ हमने लिखा हुआ है जी पार्ट में, मतलब यही बता रहे हैं आप लोगों को, है ना भैया, समझ में आ रहा है दोस्त। तो H और H और ये Br और यहाँ पे क्लोरीन, और वैसे ही सिस वाला हो गया, तो ट्रांस वाला ही बना लोगे। ट्रांस वाला दोस्त बनाओगे तो क्या आएगा, 1-2 में ही चल रहा है अभी।
H, ये हो जाएगा ट्रांस वाला। G के बाद H वाले पे आ जाओगे, H पार्ट है, देखते रहे ना। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, बना रहे हो, सही बना रहे हो। देख सकते हो, नहीं देखा भाई तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 मेंबर के रिंग ऐसे बनाना जैसे हम बना रहे हैं, ये सही अप्रोच होती है बनाने की। 1-3 वाला यहाँ पे ऐसे इस पे कर सकते हो चाहो तो। ये CH3 और ये CH3। H के बाद I पार्ट देख लो। अरे I कहाँ से आ गया, अभी तो इसी में ट्रांस बनाना है हमको। छह मेंबर के रिंग भी ऐसे ही बनाओगे ना आप, अभी तो 5 मेंबर अलग रह गया। 6 मेंबर की रिंग सुनो तो, सुनो तो कैसे बनाना है। जे पार्ट में एक 6 मेंबर करा देते हैं। 6 मेंबर के रिंग का जब सिस बनाना होता है तो ऐसे करना। 6 मेंबर के रिंग को ऐसे ऐसे लिखते हैं और 1-2 पोजीशन ऐसे दिखाते हैं। हाँ ऐसे बना लो भैया। क्या ऊपर से देखो 1,3 है, 1,4 कहाँ, 1,4 एग्जिस्ट नहीं करता बे साइक्लोपेंटेन में। ऊपर से नहीं दिख रहा है, ये नीचे से बोर्ड देख रहा था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे ना। ये हमने कुछ लिख दिए हैं, है ना दोस्त। अब ये सिस ट्रांस आप चाहो तो बना लो। ये हमने ABCDEFGHIJ कितना बनाया है, लाओ भैया पानी भी ले आओ पहले एक गिलास। ये ड्रॉ कर लियो, हटा दे बोर्ड्स, क्लियर कर दे बोर्ड। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक बार देख लो। पहला वाला यही था ना, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो, यही था ना भैया, प्रोपेन। और ये 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन का सिस ट्रांस हो गया। फिर उसके बाद 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, ऐसे करके था ना भाई। अरे तो ये सिस ट्रांस आपको समझ में आ रहे हैं सारे के सारे, ABCDEFGHIJ, यहाँ तक क्लियर है किसी, कोई डाउट किसी को। जे के बाद अभी KL भी होगा मेरे ख्याल से, O तक होगा, क्योंकि अभी हमने 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो लिखा हुआ है। तो 1,2 डाइमिथाइल के बाद यहाँ पे क्या है इधर अभी, कौन सा है ABCD के बाद, L भी तो आएगा। हाँ तो फिर 1,3 डाइमिथाइल आएगा, फिर 1 ब्रोमो 2 क्लोरो करके आएगा। सारे बना लोगे, चलो बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ। स्टेप बाय स्टेप करो, देखो इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, नहीं तभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछेंगे दोस्त, तुम पक्का गलत बताओगे। तुम कैसे भी 11th-12th पढ़ के आए हो, कैसे भी तुमने 12th 11th में पढ़ा हुआ है, जब पूछेंगे अगर ऐसे नहीं पढ़ा हुआ है जिस तरीके बताया गया हमने बता रहे हैं, तो आंसर आपका गलत आएगा। एक दो में हो सकता है किसी एंगल से सही कर लो, फिर गलत कर दोगे, सारे में नहीं कर पाओगे। तो मोस्ट जनरल और सब्जेक्टिव अप्रोच आपको बता रहे हैं। हाँ लिखो जल्दी करो।
बना लिया भैया? बहुत बढ़िया दोस्त। तुम लोग बना लो, फिर हम वो बाकी वाले बना लोगे 1 2 1 3। बता दे कहो तो। हो गया तो अच्छा है, हो गया तो बढ़िया है दोस्त। फिर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइकिल के अराउंड आप लोग समझ गए सिस ट्रांस कैसे बना रहे हैं, है ना? सिस ट्रांस कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया। जिसमें अभी हमारे वो ओ तक बचा हुआ है, हमने आपको जे तक पढ़ाया है, तो जे के बचा है, एल बचा है, एम एन ओ 5 रह गए, उनको कर लोगे आप लोग, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन का एक हमने बता दिया, साइक्लोहेक्सेन वैसे ही बनाना है जैसे लिटा के हमने बनाया था अभी 6 मेंबर के रिंग, तो उससे बन जाएगा इजीली, ठीक है दोस्त? अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम वाले टेढ़ी लाइन बना के देंगे तुमको, लेकिन तुमको पता तो लग गया कैसे करना है। अबे वो कैसा भी दे दे, मान लो आईटी वाले बोलते हैं कि हमने भैया साइक्लोहेक्सेन ऐसे बना के दे दिया और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इसमें कर दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, इधर एच कर दिया, इधर एच कर दिया, ऐसे करके, है ना? यहाँ पे एमी एमी। अब तुम इसको विजुलाइज करोगे तो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, और 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ हमने जैसे बनाया है, ट्रांस जैसे बनाया है वैसे बनाना, क्योंकि बुक्स में ऐसे टेढ़ा लिखा होता है। यही तो हम बोल रहे थे कि भाई तुम लोग कहीं भी कोई और भी कहीं कोचिंग किया हो 11 12 में, तो उसने ऐसे करके याद करके किया होगा, कंफ्यूजन तो बनी ही रहती है दिमाग में, जैसे इनके दिमाग में थोड़ा सा रह गया कंफ्यूजन, ऐसे हम कैसे करेंगे। तो आप विजुलाइज करो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, और जैसे हमने बताया उस तरीके उसको लिटा दो आराम से, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख सकते हो फिर कायदे में, है ना भैया? अभी उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले आप लिखना तो सीखो, ठीक है दोस्त? नेक्स्ट वाला चलिए लिखिए, साइकिल्स के राउंड हो गया, जेडी आइसोमेरिज्म बता देते हैं इसी में। अच्छा, इसी में सिस ट्रांस हो गया, इसी में जेडी भी हो सकती है अगर वहां पे हमने पोजीशन सारे ग्रुप्स अलग अलग कर दिए होते तो। समझ में आ रहा है दोस्त? तो ग्रुप्स अलग अलग कर दोगे तो जेडी भी हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया साइकिल के राउंड। नेक्स्ट वाला कौन सा लिख पाया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड ऑक्सिम्स, लिखो जरा। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड ऑक्सिम्स, ऑक्सिम्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड ऑक्सिम्स, ऑक्सिम्स। अब ऑक्सिम्स में दो चीजें होती हैं, एक एल्डोक्सिम होता है, कीटोक्सिम होता है, दो चीजें होती हैं, एक एल्डोक्सिम होता है, कीटोक्सिम होता है, लेकिन ऑक्साइम्स याद रखो बस, वही ऑक्सिम्स है ना। अभी एल्डोक्सिम कीटोक्सिम उसमें पढ़ाएंगे आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अमीन्स में। जनरली इसे सुनिए, अगर C डबल बॉन्ड N लिखा है, N के साथ OH लिखा है, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, वो तो ऑब्वियसली रहेगा नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे हमने लिख दिया R और यहाँ पे H, तो एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्सिम होता है ना ये। नहीं समझ रहा हूँ? और एक मिनट, हाँ तुम लोग तो जानते ही हो ना, पढ़े हो एल्डोक्सिम कीटोक्सिम। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N लिखा है और N के पास लोन पेयर है अगर, और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई R लिखा है और यहाँ पे लिखा है R डैश, तो इसका नाम कीटोक्सिम होता है, ठीक है? या रादर इन दोनों को हम लोग ऑक्सिम्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डोक्सिम। एल्डिहाइड से बना हुआ होता है। प्रिपरेशन आपको अभी नहीं बताएंगे, प्रिपरेशन बाद में पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। इसको बोलते हैं कीटोक्सिम, कीटोन से बना हुआ होता है ये। और इन दोनों को कॉमनली बोलते हैं कि ये ऑक्साइम्स हैं, ऑक्सिम्स या ऑक्साइम्स, ठीक है? इनमें हम लोग को बतानी है सिन एंटी आइसोमेरिज्म, ठीक है दोस्त? सिन एंटी आइसोमेरिज्म के लिए कोई बोले सर कैसे बताओगे? अनसैचुरेशन है इसमें, बिल्कुल है, C डबल बॉन्ड N वाला अनसैचुरेशन है ना, C और N के बीच में अनसैचुरेशन है, इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब रोटेट नहीं करवा सकते आप, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है ना। कोई बोले सर आप तो अभी पहले बोलते थे 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहाँ 4 ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर को भी ग्रुप कंसिडर करते हैं, लोन पेयर को भी एक ग्रुप कंसिडर किया जाता है ना दोस्त।
तो जो C डबल बॉन्ड N लिखा है, N के पास लोन पेयर है, वो भी एक ग्रुप होता है और ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। समझ रहे हो? तो अगर एल्डोक्सिम है, एल्डोक्सिम में बोलते हैं कि H और OH अगर सेम साइड होते हैं तो इसको बोलते हैं सिन आइसोमर। इधर सुनिए, अब एल्डोक्सिम में ऐसे, अगर सुन लो हमारी बात सुनो, अगर एल्डोक्सिम है तो बोलते हैं HOH अगर सेम साइड है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्डोक्सिम। ये आप एक काम करो, हमारी बात सुनिए, ये इतना एल्डोक्सिम कीटोक्सिम अलग अलग इतना याद करो। आप एक काम करो, लोन पेयर को बोल दो हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो लोन पेयर होता है ना, उसको बोल दो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी में हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देना उसको। प्रायोरिटी जानते हो, एटॉमिक नंबर वाली, एटॉमिक मास वाली। अभी एटॉमिक नंबर वाला बताया था। तो इसको लोन पेयर को क्या करोगे 1, OH को क्या करोगे 2, वैसे कार्बन को क्या करोगे भाई, H को कार्बन को 1 करेंगे, इसको क्या करेंगे 2। तो भाई सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, इसलिए ये सिन आइसोमर होगा। सिन आइसोमर। समझ रहे हो दोस्त? बहुत लोग बोलते हैं कि एल्डोक्सिम्स में, सुनो तो कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं वो कि एल्डोक्सिम्स का अलग बताते हैं, कीटोक्सिम्स का अलग बताते हैं। बोलते हैं एल्डोक्सिम में H और OH अगर सेम साइड है तो सिन, HOH उल्टे साइड है तो एंटी। अरे बात तो वही है बे, H भी लोअर प्रायोरिटी, जिंदगी भर H हमेशा लोअर प्रायोरिटी होता है और लोन पेयर के कंपैरिजन में भी हमेशा लोअर प्रायोरिटी होगा। तो बात तो वही हुई। जो लोग ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि फॉर एल्डोक्सिम्स अगर H और OH सेम साइड है तो सिन, HOH अपोजिट साइड है तो एंटी। वो हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रायोरिटी असाइन कर दो, लोन पेयर को हाईएस्ट प्रायोरिटी मान लो, तो OH तो लोएस्ट हो गया हमेशा के लिए, H तो लीस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता ही है, वो भी लोअर रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा है? और अगर इसी में जो लोग बोलते हैं कि भाई C डबल बॉन्ड N लिखा है, अगर H और OH अपोजिट साइड है तो एंटोक्सिम होगा, एंटी होगा। ये एंटी इसलिए होगा कि भैया आप प्रायोरिटी वाइज भी कर सकते हो इसको, लोन पेयर को हाईएस्ट, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे OH कर दो। समझ रहे हो दोस्त? तो इसको क्या बोल देंगे, एंटी आइसोमर, सिन आइसोमर और एंटी आइसोमर, या इसको सिन ऑक्सिम बोलेंगे, सिन ऑक्सिम ऐसे भी बोलते हैं, सिन एल्डोक्सिम, और नीचे वाले को बोलते हैं एंटी एल्डोक्सिम, या सिन आइसोमर और एंटी आइसोमर, आप देख लो बस। ठीक है दोस्त? तो आप दोनों तरीके लिख सकते हो कि अगर H और OH की बात कर रहे हैं, अगर सेम साइड हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सिन है, और H और OH अपोजिट साइड हो जाते हैं तो एंटी है। ऑक्सिम्स में बता रहे हैं आपको, या आप प्रायोरिटी से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, प्रायोरिटी से भी वही सेम आंसर आने वाला है। वैसे कीटोक्सिम्स में अगर आपको देखा जाए, रिएक्शन जानते हो कैसी होती थी? कोई बात नहीं, C डबल बॉन्ड N लिखा है, सपोज करो यहाँ पे लिखा है OH, यहाँ पे लिखा है PH, और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लिखा है CH3। बताओ ये क्या होगा? और C डबल बॉन्ड N सिन होगा या एंटी होगा? यहाँ पे OH लिखा है, यहाँ पे लोन पेयर लिखा है, और यहाँ पे लिखा है सपोज करिए वही Me, और यहाँ पे लिखा है ET। Me और ET लिखा है, ET बोले तो इथाइल। इन दोनों में बता दो सिन होगा एंटी होगा? उससे पहला सिन होगा, दूसरा एंटी होगा। बहुत बढ़िया दोस्त, पहला वाला सिन होएगा और दूसरा वाला एंटी होगा। समझ रहे हो दोस्त? सिन एंटी आइसोमेरिज्म है। कैसे बनाते हैं इनको? कोई रिएक्शन आप लोगों को याद है कार्बोनिल कंपाउंड की? एल्डिहाइड जानते हो, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते हैं उसकी, सिन ऑक्सिम एंटी ऑक्सिम वाली। हाँ, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कराते हैं। ठीक है, वो जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे तो बता देंगे, अभी नहीं तो फिर हट जाएंगे हम लोग लाइन से। ये समझ गया सिन एंटी वाला? जेडी भी होती है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सिन एंटी कर लो। जनरली जो ऑक्सिम्स पूछे जाते हैं आईटी में, जो भी पूछे गए हैं ऑक्सिम्स एक आध दो बार, वो सिन एंटी पूछे गए हैं। लोग अब बताने को तो बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है भैया, एक एक करके देखो। प्रायोरिटी तो आपको पता ही लग गई। अब लिखिए नेक्स्ट वाला,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड एजो कंपाउंड्स, geometrical isomerism around azo compounds, AZO, azo compounds, geometrical isomerism around azo compounds, AZO, azo, azo जानते हो क्या होता है? अरे दोस्त ये वाले कंपाउंड N डबल बॉन्ड N लिंकेज को एजो लिंकेज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर दोनों लोन पेयर, भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी रहेंगे, अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड हो गए तो सिन एजो बोल देंगे इसको। दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड में हो गए तो क्या बोल देंगे? एंटी। जैसे सपोज करो दो ग्रुप है, कोई आर लिखा है कोई आर लिखा है, तो इसको क्या बोलोगे? कौन सा आइसोमर है? अरे साफ साफ दोनों लोन पेयर सेम साइड दिख रहे हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी लोन पेयर को मानते ही हो। दोनों सेम साइड आ गए तो पक्का जो बचे हुए होंगे लोअर प्रायोरिटी होंगे अपोजिट साइड हो जाएंगे, वो दूसरे साइड आ जाएंगे सेम साइड। और वैसे ही एंटी आइसोमर बनाना है तो दोनों लोन पेयर अगर अपोजिट साइड हैं और आर ऐसे लिखे हैं तो इनको बोल देंगे ये एंटी आइसोमर है। लिखा हेडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराउंड एजो कंपाउंड। और एजो कंपाउंड में जो आपने लिखा हुआ है एजो में, हाँ एजो में से बनाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराउंड एजो कंपाउंड, उसमें लोन पेयर जो होते हैं अगर सेम साइड है तो उसको हम बोल देंगे सिन आइसोमर, और लोन पेयर अगर अपोजिट साइड है तो उसको बोल देंगे एंटी आइसोमर। सिन और एंटी ऐसे लिखे जाते हैं। लोन पेयर सेम साइड है सिन आइसोमर, लोन पेयर अपोजिट साइड है तो एंटी आइसोमर। हाँ बना लो ऐसे ही, सिन आइसोमर एंटी आइसोमर। ये सेम क्वेश्चन जानते हो आईआईटी में एक बार क्या पूछा गया था? अरे वो बड़ा अजीब, लोगों ने समझ नहीं पाया था उसको। उसने बोला था PH2N2 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। देखो देख, अगर ऐसा देखोगे अजीब सा नहीं लग रहा है? ये अजीब सा नहीं लग रहा है PH2N2? जब ऐसे आया था कभी सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव का मतलब जब उधर 2005 के पहले सब्जेक्टिव होता था ना पेपर 6 के पहले लिखने वाला, तो PH2N2 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा था एक नंबर में। तो लोग सोच रहे थे ऐसे कैसे बनाए, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, है ना? लोगों को लगता है बड़ा सा मॉलिक्यूल लिखा होगा PH2N2 में, PH2N2 समझ रहे हो कैसे बनाना है? ऐसे ही बनाना है और कुछ करना थोड़ी है उसमें तुम्हें। तो उसको लिख लो। जेई में जब पूछा गया था बहुत पहले, लास्ट 40 ईयर्स के पेपर से उठाओगे अगर तो बहुत पहले का क्वेश्चन है। ऐसे 1 मार्क्स में आता थे पहले, 1 मार्क्स में बना के दिखाओ। PH2N2 देख के बड़ा अजीब सा लगता है। ये एग्जाम में ये भी तुमको ऐसे लिख दे कि 10-15 मॉलिक्यूल लिख दे, बोले बताओ किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो ऐसे PH2N2 लिखा हो तो बहुत लोग इसको छोड़ ही देंगे, बोलेंगे ये कैसे करेगा साला, ये तो हमें लगता ही नहीं। नहीं लगता लोगों को कि भाई उसमें का बेंजीन में तो कुछ होता नहीं है, नाइट्रोजन क्या कर लेगा अकेले? ऐसा होता है, ढेर सारे लिख दिए जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी आपसे कंफ्यूज ऐसे कराएंगे। 10 मान लो 15-20 मॉलिक्यूल लिख देते हैं छोटे छोटे, किसी में साइकिल दिखा देंगे, किसी में और कंफ्यूजन, तो लोग उसी में खुश हो जाते हैं। साइकिल में हमने निकाल दिया, साइकिल में 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में निकाल दिया। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो थक चुके होते हैं, ये तो करेगा ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल देखने की आदत हो चुकी होती है। तो इंटीजर में ये गलत कर सकते हैं लोग, अगर आ जाए कि ये करेगा कि नहीं करेगा। जो हमने क्लास में 11th क्लासेस में जब पढ़ाते हैं इसको, 11th के बैचेस में कभी कभी हम लिख देते हैं, टाइम होता है उसमें आराम से धीरे धीरे पढ़ाते रहते हैं, खूब ढेर सारे मॉलिक्यूल लिख देते हैं, पूछते हैं बताओ कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा, वो लोग उसी में 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन निकाल लेते हैं, सिस ट्रांस उसी में खुश हो जाते हैं, मजा आ गया। यहाँ सब जो है फिर भूल जाते हैं वो। ठीक है भैया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनिश हो गई। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने जा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लिखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। देखो दोस्त, क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सिग्निफिकेंस हम यार क्या होता है, पहले हम पढ़ाते थे, कुछ लोगों ने पूछा अपना, ऑप्टिकल में हर कोई पढ़ के तो रखता है
लेकिन मतलब नहीं पता होता किसी को, मतलब नहीं पता होता भाई। ज्योमेट्रिकल में साफ साफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ऑप्टिकल में डिफरेंट मॉलिक्यूल दिखते ही नहीं, अलग ही चीज होती है। वहां प्लेन पोलराइज लाइट की बात होती है। एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत माइक्रो लेवल पे डिफर करते हैं, बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे। इनमें तो मैक्रो लेवल पे डिफर कर जाते हैं। अरे जो अभी तक हमने आपको सारे स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा जो डिफरेंसेस मिलते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर में मिलते हैं। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल में थोड़े कम डिफरेंसेस मिलते हैं, ऑप्टिकल में और कम डिफरेंसेस मिलते हैं, कन्फर्मेशनल में और कम डिफरेंसेस मिलते हैं। मतलब आगे चल के आइसोमरिज्म, आइसोमर्स आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सुना है कन्फर्मर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्म, हाँ बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स होते हैं एक एक मॉलिक्यूल के, और उन सबको आइसोलेट भी नहीं कर सकते हो तुम। तो इसका मतलब कन्फर्मर्स जो होते हैं एकदम बड़े माइक्रो से डिफरेंस की वजह से अलग अलग होते हैं ना, एंटी स्टैगर्ड, गॉची स्टैगर्ड, यही। हाँ समझ रहे हो भाई ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ दोस्त। तो लेकिन अब आप लोगों ने देखा था सर, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही अलग होता था, साफ साफ देखे अरे ये तो ऐसे आइसोमर है। जैसे जैसे आप आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल में बढ़ते गए तो देखा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, बस कुछ ही ग्रुप्स का इधर उधर हो गया है, बस इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। ऑप्टिकल में सब कुछ आपको सेम दिखेगा ऑलमोस्ट, है ना? तो प्रैक्टिकली फिर भी उनके डिफरेंसेस देखे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट में, क्लास 12 में आप लोग पढ़े हुए कार्बोहाइड्रेट, उसमें ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, 419 केल्विन होता है, और बीटा डी ग्लूकोज का होता है 423 केल्विन। लोग बोलते हैं लो भाई साला ग्लूकोज है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सब कुछ सेम है उसका, एक अनसैचुरेशन है CHO होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट अलग हो गया। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है उनमें, बहुत छोटा सा डिफरेंस। फिर लोगों ने बोला अच्छा इस छोटे से डिफरेंस को कैसे पढ़ाएंगे, तो उसको एनोमर, वहाँ अलग आइसोमेरिज्म चलती है। समझ में आ रहा भैया? लेकिन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस नहीं होता। तो वैसे ही और भी हम लोग देखते हैं कि भाई टार्ट्रिक एसिड के कई फॉर्म होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनके कई फॉर्म होते हैं, जिनमें माइक्रो लेवल के डिफरेंस की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या रिएक्टिविटी डिफर कर जाती है। तो उसको थेरेटिकली क्यों पढ़ाया गया? देखो पहले प्रैक्टिकली देखा गया कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, तो डिफर करती हैं तो उनको स्टडी किया गया। थेरेटिकली उनमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा मिल नहीं रहे थे, तो उनके लिए थ्योरी प्रपोज की गई कि ये थ्योरी ऐसे पढ़ लो, अगर ये थ्योरी ऐसे जस्टिफाइड है तो प्रैक्टिकली वो मॉलिक्यूल जस्टिफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा भैया? तो ऑप्टिकल आइसोमर में लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करो। Organic molecules having same molecular formula, same molecular mass. Organic molecules having same molecular formula, same molecular mass. But different properties. है ना? Due to different rotation of plane polarized light, due to different rotation of plane polarized light के different rotation की वजह से, है ना, are known as optical isomers. हाँ, and the phenomena is known as optical isomerism. ठीक, अब सुनो हमारी बात सुनो। बहुत ज्यादा इसमें थियरी होती है, जैसे टॉटोमेरिज्म में बहुत देर तक थियरी नहीं आपको पढ़ाते रह गए थे, टॉटोमेरिज्म में बहुत देर तक थियरी पढ़ाई थी, फिर आपको बताया था, वैसे ऑप्टिकल में और ज्यादा थियरी है। हमारी बात सुनो। एक्चुअली कुछ कंपाउंड्स में डिफरेंसेस देखे गए, उन डिफरेंसेस को देखने के लिए लोगों ने बोला कैसे प्रैक्टिकली बताएंगे, तो बोलते हैं सपोज करिए जैसे व्हाइट लाइट होती है, ये हर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बता रहे हैं हम कैसे बनती है। ऐसे जानते हो आप लोग, डिफ्रैक्शन जो होता है ऐसे होता है ना। तो व्हाइट लाइट जो होती है उसके पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। तो व्हाइट लाइट को जब हम लोग पास करते हैं निकोल प्रिज्म से,
या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करके आप आगे चल के पढ़ोगे। निकोल प्रिज्म एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म होता है, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में बताया जाता है जब फिजिक्स आता है तो पढ़ने वाला, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में बीटेक में आपको पढ़ाई जाती है ना, जो यहाँ पढ़े हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री वही सब मिलेगा आपको, थोड़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मिलता है, थोड़ा सॉलिड स्टेट मिलता है ना, उसी में और भी थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती रहती हैं, ऑर्गेनिक मिलती रहती है, रीमन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस मिलती रहती हैं वहाँ पे। सारे आईआईटीज में भी, एनआईटीज में, हर जगह सब लोग बताते हैं भाई, सब लोग जानते हैं उसको। देखिए तो ये लिखा हुआ है निकोल प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, ऐसे बनाने का इसका तरीका होता है निकोल प्रिज्म, है ना दोस्त। तो बोलते हैं जब व्हाइट लाइट को इससे पास करते हैं तो व्हाइट लाइट के हर डायरेक्शन पे ऑसिलेशन सीज कर जाते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऑसिलेशन बच जाते हैं, है ना, ऐसे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सुनो पहले दोस्त, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बोला जाता है इसी को, सुने हो कभी? बहुत प्यारा दोस्त, जानते हो मतलब सब लोग। अच्छा यही तो तुम्हारे बारे में मुझे काफी चीजें जानते। पीपीएल हो गया। हाँ, तो इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक ट्यूब से पास करते हैं, उसको बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब, जिसकी एल लेंथ होती है, आपने सुना होगा एल लेंथ की पोलरीमीटर ट्यूब होती है। इसके अंदर कोई सब्सटेंस रखा होता है ना, इस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन सी होता है, सब्सटेंस लिखते हैं यहाँ पे। मान लो कोई सब्सटेंस है जिसको चेक करना है कि लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इस सब्सटेंस को चेक करना है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास करती है, यहाँ से देखो इसको पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। पोलरीमीटर ट्यूब, पोलरीमीटर ट्यूब है ना दोस्त। न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग इसी वीक में किसी दिन आप लोग को हम करवाएंगे, न्यूमेरिकल की अलग से क्लास रखेंगे, है ना दोस्त। उसमें क्या है, इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल, करीब हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, मतलब एक नहीं बहुत सारे हैं। देखिए उनकी शीट भी हमारे पास अलग से। जब इसको पास करेंगे पोलरीमीटर ट्यूब से, 3 पॉसिबिलिटी है, आगे जगह नहीं इसलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, बोर्ड पूरा कवर नहीं हो पा रहा। पास करने के बाद या तो क्या होगा, ऐसे प्लेन बना देते हैं, यही ऐसे था, या तो भैया प्लेन पोलराइज्ड लाइट डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगी, जैसे थी वैसे ही पास होके निकल जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई रोटेशन हुआ नहीं, तो बोलेंगे इसका मतलब ये सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा होगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने मेन पोजीशन से क्लॉकवाइज किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे रोटेट हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, जिसके ऑसिलेशंस जो ऐसे हो रहे थे थोड़े से टेढ़े होके ऐसे होने लगे, तो इसका मतलब है ये सब्सटेंस लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव है। समझ में आ रहा है दोस्त? तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया कि ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट हो गया है। इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो, हाँ दोस्त बहुत सारा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होगा ये, ठीक है भैया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऑसिलेशन, जो उसका प्लेन है जिसमें ऑसिलेट कर रही है, वो प्लेन लेफ्ट हल्का सा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में कोई θ2 एंगल से या θ1 एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो जाए। तो हम बोलते हैं वो जो सब्सटेंस आपने पोलरीमीटर ट्यूब में लिया है लेवो रोटेटरी है वो, ठीक है। कन्वेंशन ये बताया जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को पॉजिटिव भी बोलते हैं, ऐसे प्लस लिखते हैं, प्लस, या डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी भी लिखते हैं, अरे डेक्स्ट्रो को प्लस भी लिखते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिखते हैं और प्लस या और स्मॉल डी, और लेवो रोटेटरी को क्या लिखते हैं, माइनस और ऐसे, और स्मॉल एल लिखते हैं, गलती से कैपिटल एल मत लिख देना, वो अलग चीज होती है, ठीक है भैया। तो अगर सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव अगर है तो ये दोनों चीजें होगी। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रुक जाओ अभी बहुत कुछ बताना है। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो उसको बोलते हैं अकायरल मॉलिक्यूल,
अचिराल है ना, अकायरल बोलते हैं इसको। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो बोलते हैं कायरल, चिराल नहीं बोलते, कायरल है ना, ये भी कायरल। ठीक है दोस्त। तो बोलते हैं जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जो अकायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव है ना, प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है भैया? और जो कायरल होते हैं या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या प्लस या डी, या तो लेवो रोटेटरी होंगे माइनस या एल। ठीक है दोस्त। कोई बोले सर ये पोलरीमीटर, ये क्या होता है, निकोल प्रिज्म। तो पोलराइजेशन हम तुम्हें बताते हैं। आप लोग जब रात में व्हीकल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, तो देखते हो सामने जब लाइट आती है फोकस एकदम पड़ता नहीं, से ब्लर सा नहीं हो जाता। ब्लर सा मतलब क्या है कि लाइट फैल के आती है सामने से, सामने से फैल के आती है तो एकदम हमें दिखता नहीं सामने क्या हो रहा है, आगे के लोग भिड़ भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारे सन ग्लासेस आने लगे हैं, अगर आपने देखा हो सन ग्लासेस ऐसे होते हैं, लगा दो आप तो कितने भी ज्यादा वो सामने से एकदम फैल के लाइट आ रही है, लेकिन ग्लासेस लगाने के बाद क्या है, वो सारे डायरेक्शन के ऑसिलेशन को सीज करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई देता है। तो हमें दिखाई देती है अरे वो सामने एक ही एकदम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि अभी जो कार जो आ रही है सारे सबके, ट्रक्स जो आ रहे हैं उनके जो वो होते हैं लाइट वो फैल के निकलती है ना दूर तक। पहले तो फिर भी सही होते थे, अब तो और ज्यादा होते हैं, एकदम आंखों में चुभते हैं, क्योंकि फैल के आते हैं और हर डायरेक्शन से घुसते हैं। तो सन ग्लासेस आते हैं स्पेशली नाइट विजन के लिए, कि भाई रात में अगर आपको व्हीकल चलाना है, एक्सीडेंट मिनिमाइज करना है अगर आपको, तो क्या होता है कि आप सन ग्लासेस लगा लो। सन ग्लासेस नहीं, वो अलग टाइप के ग्लासेस होते हैं। तो क्या हर डायरेक्शन के ऑसिलेशन को सीज करके वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऑसिलेशन को आने देते हैं सामने से। तो भाई हमें जो इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा जो आ रहा था, लाइट्स इधर से भी आ रही इधर से, तो हमारी आईज ही कंफ्यूज हो जाती थी। सेंसिटिव भाई इतनी होती है कि इधर से आ रही इधर से आ रही, वो दिखता ही नहीं था फिर कुछ। तो हर डायरेक्शन के सीज हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन से दिखेगा तो लग जाएगा अच्छा सामने से आ रही है, पता लग जाता है। एक्सीडेंट मिनिमाइज करने के लिए फॉरेन में चलने लगा, इंडिया में भी चलने लगा मेट्रोज में, है ना, ग्लासेस उसके लिए आते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं भैया पोलरीमीटर, यही पोलराइज सन ग्लासेस बोलते हैं ना, पोलराइज सन ग्लासेस नहीं, पोलराइज ग्लासेस बोलते हैं ना भाई। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। हाँ। तो दोस्त यही है कि उसने लाइट जो आती है उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की उसके लाइट दिखेगी फिर ऐसे, है ना। फिर उसको हम लोग पास करते हैं किसी सब्सटेंस से। तो सब्सटेंस अगर लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव हुआ या कायरल हुआ, तो अब समझ में आया आपको कि भाई अगर ऐसा होता है तो ये प्रैक्टिकली देखा जाता है। जानते हो क्या होता है? फिर साइंटिस्ट या केमिस्ट क्या करते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब लेते हैं। तुम्हें हम 10-15 सब्सटेंस देते हैं, बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। तुम एक काम करोगे, पोलरीमीटर ट्यूब ले लोगे, प्लेन पोलराइज लाइट होगी, जाके उससे बार बार सब्सटेंस रखोगे, ये ऑब्जर्व करोगे, बोल दोगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसे। कोई बोले थेरेटिकली कैसे समझाएंगे हम, यहाँ हर जगह तो हर स्टूडेंट के लिए पोलरीमीटर ट्यूब तो लगा नहीं सकते ना, महंगा आता है वो। और टीचर पढ़ाएगा कि वही सब टेस्ट कराता रहेगा, साले तोड़ फोड़ देंगे सब अलग से उसको। उधर हमने मुंह किया मार साले का, थोड़ा थोड़ा डंडे वंडे तोड़ दोगे। किसी को खुन्नस निकालनी है, किसी को घर से लड़के वड़के आया है, मम्मी ने डांटा है, साले यहीं पे आके तोड़ोगे फिर। तो मतलब वैसे बता रहे हैं कि कुल मिला के ये होता नहीं है। तो लोगों ने बोला ऐसा है कि भाई साइंटिस्ट या केमिस्ट लोगों ने क्या किया, सारे एक्सपेरिमेंट करा के देख लिया उन्होंने, अच्छा इस टाइप के पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप के इनएक्टिव होते हैं। फिर उनके लिए थियरीज प्रपोज की गई। थियरी का प्रैक्टिकल से कोई मतलब थोड़ी है, प्रैक्टिकली जो देखा गया उसके लिए फिर थियरीज प्रपोज की गई। और एक बेस्ट, एक जो परमानेंट थियरी बताई गई, किसी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो साला पक्का हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो लोगों ने बोला अच्छा तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, रादर सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बने होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है रियल और हाइपोथेटिकल प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द मॉलिक्यूल एंड डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू इक्वल हाफ्स, है ना दोस्त। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम बोल देंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बेकार, खत्म। ऑप्टिकली एक्टिव वाला इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नहीं होगी। फिर बोले अच्छा अब फिर बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल आने लगे, तो बोले अब कैसे बताएंगे। तो लोगों ने थियरी प्रपोज की। थियरी प्रपोज की जैसे आप लोगों ने सुना होगा कायरल कार्बन होना, कायरल कार्बन। फिर देखा गया कि भाई कायरल कार्बन लोगों को शुरू शुरू में बताया गया, तो देखे यार बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कायरल कार्बन होता ही नहीं है, तब भी ऑप्टिकली एक्टिव है।
तो थियरी बनाई गई, अच्छा हो सकता है एक कायरल कार्बन हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक से ज्यादा हो तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता। फिर लोगों ने बोला अच्छा कायरल कार्बन नहीं है तब भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो हर केसेस के लिए थियरी बनाई गई कि सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल पूरी जिंदगी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कायरल कार्बन नहीं है तब भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बहुत सारी कंडीशन से एक एक करके कायरल नाइट्रोजन होना, कायरल सल्फर होना, सब बताया गया। तो समझ में आया प्रैक्टिकली क्या देखा गया था और उसको थियरी बताने के लिए फिर क्या लोगों ने शुरू किया। समझ में आ रहा है दोस्त? भाई प्रैक्टिकली लोगों ने हर बार पोलरीमीटर में डाल डाल के देखा था। भाई एल लेंथ का कोई बोले सर एल लेंथ का ट्यूब है, सी कंसंट्रेशन है, एंगल से कोई रिलेशन होता है? हाँ इसका मैथमेटिकली एंगल भी हो, अभी बता रहे हैं आपको ना। समझ में आ रहा है दोस्त? तो पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया डेक्स्ट्रो रोटेट्रो डेक्स्ट्रो लेवो क्यों हो रहा है? कायरल मॉलिक्यूल किन्हें बोलेंगे? जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और प्रैक्टिकली उनको चेक किया जाता है, और थ्योरेटिकली हम लोग को बताया जाता है कि ऐसे किसी को आप समझा दो। लोगों ने बोला ऐसे स्टूडेंट थोड़ी हर बार प्रैक्टिकल करेगा, तो स्टूडेंट को बोला गया तुम थ्योरेटिकली निकालना समझ रहे हो, आओ प्रैक्टिकली हम बाद में सिखा देंगे रिसर्च में। समझ में आ रहा है भैया? चलो बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। मतलब ये तो थ्योरेटिकली अभी एल लेंथ का पोलरीमीटर ट्यूब और सी कंसंट्रेशन का सब्सटेंस से लोगे तो उस पर कैलकुलेशन भी होते हैं। वो सब कैलकुलेशन आपको एक डेडिकेटेड क्लास उसके लिए करेंगे किसी वीक के संडे तक, क्योंकि इस बार जो जीपीएस बैच होता है, ट्रैकर वाला बैच, वो एक ही लगा है 12th वालों का। तो हम लोग फ्री हैं इस बार एक दिन, तो उस दिन तुम्हारा मतलब हम फ्री हैं तो हम लगा देंगे तुम्हारी क्लास कैलकुलेशन वाली। उसमें सिर्फ कैलकुलेशन होगा। देखना जितने भी आईआईटी पुराने सारे क्वेश्चन हमने छांट के रखे हैं पिछले 50 सालों के, 10 साल पहले से रखे हुए हैं ना उसको। अभी आप पेपर देखते होगे 40 ईयर्स का आता है, 10 साल पहले भी तो 40 ईयर्स का आता था। कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं, अब कायरल चिराल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को डिफ्लेक्ट कर देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कभी डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, और हमेशा एक परमानेंट फैक्ट क्या होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो साला कायरल ही होगा, कभी भी वो कायरल हो ही नहीं सकता। जल्दी बनाओ। जरा अभिषेक, जो इन लोग के लिए कल वो जीपीएस वाला था आ गया? दोपहर तक आ जाएगा जीपीएस वाला, चारों इन लोग के लिए मंगवाया था ना। हाँ तो केमिस्ट्री के भी करा दो और बाकियों के भी, वैसे केमिस्ट्री तो हम डिस्कस कर लेंगे इन लोगों से। अब जितना भी जीपीएस वाला पेपर जाएगा क्लास 12th वाला, वो इन लोग के लिए भी एक्स्ट्रा करवा लिया करना। केमिस्ट्री का जरूर करवा लेना, बाकी वाले सर से पूछ लेना, अगर वो डिस्कस करें तो वो भी करवा देना। तुम लोग को अभी क्लास ओवर होने के पहले, तीनों क्लास ओवर होने के पहले मिल जाएगा आज। तो अगर कोई बैठना चाहते हो तो यहीं बैठना शाम तक, यहीं पे सॉल्व करना, हम भी रहेंगे, डाउट पूछ लेना आज ही। नहीं तो कल उसको एक दिन में 2 दिन में खत्म करो तुम लोग, तो 12th पास में तुम्हें तो जल्दी खत्म करना चाहिए। 12th वालों को तो हम लोग देते हैं इवनिंग तक रहते हैं, मतलब इवनिंग तक तो रहते ही हैं, आते जाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी उधर, बैठे थोड़ी रहे। उसमें जीपीएस 2 पहले मत करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो 135 134 जीपीएस वाले ये करना, और 2 वाला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको सॉल्व भी करना मतलब हमें बैठा के कराना पड़ेगा। बाकी वाले ट्राई कर भी सकते हो। हो गया भैया?
हाँ जल्दी करो जल्दी करो। तो अब आप लोग को समझ में ये आ रहा होगा कि इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते क्या है। एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये होती है कि भैया बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास हो। उनको जब पोलरिमीटर ट्यूब में डाला जाता है तो लाइट के टूवर्ड्स वो सेंसिटिव होता है और दूसरा वाला इनसेंसिटिव होता है। तो उसी में एक कायरल हो सकता है, एक अकायरल हो सकता है। समझ में आ रहा है दोस्त। तो हम लोग बोल सकते हैं अच्छा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कॉमन होती हैं बहुत सारी। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। वो स्लाइट डिफरेंस इनका जो ऑब्जर्व किया जाता है, ये जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन है इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। और एक्चुअली में ये स्लाइट डिफरेंस वो होता है ना, बोलते हैं कि भाई उनका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है थोड़ा सा डिफर कर जाए, थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट डिफर कर जाए, है ना दोस्त। जैसे आप भी आपको डी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बताए थे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। अनलाइक जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उनमें लार्ज डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है बहुत माइक्रो लेवल पे डिफरेंस होता है, छोटा छोटा डिफरेंस। इनमें केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे जैसे आइसोमेरिज्म के मेन पोर्शन पे हम लोग देखो सीक्वेंस होता है ना पढ़ाने का, सबसे पहले स्ट्रक्चरल पढ़ाया, उसमें स्ट्रक्चर देख के ही बता सकते हो भाई इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफर कर रही होगी, कल स्ट्रक्चर ही टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब अलग हो गया स्ट्रक्चर। फिर धीरे धीरे आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगे। क्या है, ज्योमेट्रिकल पे आया, देखा आपने सिमेट्री है एक तरह से स्ट्रक्चर में, डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो गई है, ग्रुप्स बस इधर उधर हो रहे थे। ऑप्टिकल में देखोगे अभी भाई ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और जब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखोगे तो बहुत 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 थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और रेयरली कन्फर्मर तो सबके एग्जिस्ट करेंगे लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे जिनमें डिफरेंसेस आएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एंटी स्टैगर्ड, गॉची स्टैगर्ड। इसीलिए क्या है, पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस रखने वाले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाई गई, फिर ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल, सबसे लास्ट में कन्फर्मर बताएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि भाई कुछ में डिफरेंस होता ही नहीं, कुछ में जो डिफरेंस होता है उनको स्पेशल केसेस करके पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ठीक है भैया, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि भाई ये कैसे हैं ऑप्टिकल। तो एक चीज ये लिख लिया आप लोग कि जितने भी अकायरल मॉलिक्यूल कौन होंगे, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इफ अ मॉलिक्यूल possess प्लेन ऑफ सिमेट्री इट मस्ट बी अकायरल। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो 100% श्योर हो जाओ कि ये अकायरल मॉलिक्यूल होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर खोजना जानते हो, हमने आपको मेथेन में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया ना प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं। भाई मेथेन में 6 होते हैं, क्लोरोफॉर्म में कितने होते हैं, 3 होते हैं, आपको बताया था ना। अरे CH4 में होते हैं 6, CHCl3 में होते हैं 3, CH2Cl2 में 2 होते हैं, ऐसे करके आपने देखा था। PCl5 और इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा था, नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेन्स अबाउट विच मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ, ऐसे करके आपने देखा हुआ है। तो मेरे दोस्त अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो बेकार है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। किसी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो अभी आगे और बताते हैं। अच्छा हमने बोला अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो गारंटी है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन अगर नहीं है तो अभी डायरेक्टली ना बोलो कि एक्टिव होगा, उसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, धीरे धीरे करके बताएंगे ना। तो जितने भी देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमको वो बनाना है, इंट्रोडक्शन एक नहीं होता वो दे रहे हैं आपको, इसलिए हमें थोड़ा सा बातें सुनो हमारी 5 मिनट। कि भाई सबसे पहले लोगों ने ये बोला कि ऐसे ऑब्जर्व किया कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास के कुछ कंपाउंड है जिनके मेल्टिंग पॉइंट में स्लाइट डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट में स्लाइट डिफरेंस है। समझ में आ रहा है दोस्त। देखा इनकी केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिएजेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बोले थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो ये स्ट्रक्चरल शो कर रहे होते थे। लोगों ने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। ज्योमेट्रिकल देखा वो भी शो नहीं कर रहा है, बोले अब भाई क्या करें। तो बोले ये ना स्ट्रक्चरल शो कर रहा है कोई वाला स्ट्रक्चरल, ना ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही, थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिएजेंट डिफर कर रहा था। तो लोगों ने बोला एक नई आइसोमरिज्म डिफाइन करते हैं। तो बोले नई डिफाइन करेंगे उसको हम कैसे पहचानेंगे। पहले तो लोगों को यही हुआ होगा ना, डिफरेंस जो आ रहा है उसके लिए एक नई आइसोमरिज्म आएगी। वो आइसोमरिज्म लोगों ने बोला हमें डिफर करते हुए दिखनी चाहिए, तो दिखनी चाहिए, तो लोगों ने पोलरिमीटर ट्यूब लगा के देख लिया, अच्छा ये हो रहा है, मतलब इसकी वजह से हो रहा है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो लोगों ने बोला ये जो डिफरेंस है उसको हम इससे जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट को एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, या एक नहीं कर रहा होगा। फिर लोगों ने बोला अब इसके लिए थ्योरी बता के लोगों को कैसे बताएं, स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो प्रॉब्लम कैसे आई उन लोगों को, और स्टेप बाय स्टेप सबको बताना कैसे शुरू किया स्टूडेंट को। ये किसी बुक में साले थोड़ी लिखा मिलेगा, ये तो तुम खुद सोच सकते हो ना।
तो लोगों ने बोला अच्छा अब हम एक काम करते हैं, थियरी बताते हैं इसकी। तो देखा गया अच्छा जितने भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते थे उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती थी। तो बोले ठीक है, वो पक्का है, श्योर है, मतलब अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसमें तो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो एक ये बोल दिया परमानेंट फैक्ट। तो ऐसे धीरे धीरे सेग्रीगेट करना शुरू किया ना, मतलब जितने मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव थे उसमें देखा कि मतलब सॉरी जितने प्लेन ऑफ सिमेट्री रखने वाले मॉलिक्यूल थे वो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। फिर देखा गया जितने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अब उनके बारे में बताया जाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव वालों को देखा गया तो एक एक करके देखा गया, कुछ में एक पर्टिकुलर टाइप की चीज होती थी, कुछ में एक पर्टिकुलर टाइप की चीज होती थी, कुछ में एक पर्टिकुलर टाइप की चीज होती थी। उनके बेसिस पे ABCDEF कैटेगरी बना दी गई। वो कैटेगरी हम आपको बताने जा रहे हैं ना दोस्त, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ कहाँ मिलती है। लिखो ऑप्टिकल activity is observed in following type of molecule. Optical activity is observed in following type of molecules. Optical activity is observed in following type of molecules. ठीक है दोस्त, optical activity is observed in following type of molecules. नंबर 1, अच्छा चलो नंबर 1 लिख लो, कार्यल वायरल बाद में बता देंगे। नंबर 1 लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, अरे बहुत है, ये सारे बुक्स में लिखे नहीं मिलेंगे दोस्त, बहुत पढ़ाते पढ़ाते लोगों को आइडिया लग जाता है ना भैया। हर स्टडी हमने भी किया उसके बाद बता रहे हैं आपको, इस सीक्वेंस में आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे कहीं ना कहीं अगर इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो। लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये ए पार्ट है, ए पार्ट में हम ABCD ऐसे बहुत सारे पार्ट पढ़ाएंगे। लिखो ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, सिंगल CHIRAL कायरल, सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। वैसे आप लोगों ने ये सुना होगा पूरे दुनिया में जितने भी सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अभी लिखो नहीं कुछ, बस आप हेडिंग तो लिखो, फिर हेडिंग में वन बाय वन। कोई बोले कायरल कार्बन क्या होता है, तुम लोगों से क्या बताना है, तुम लोग तो सब जानते हो, अभी पढ़ाएंगे ना कायरल वायरल, लाइन से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हेडिंग तो लिखो। फिर लिखिए तो बी पार्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड मल्टीपल कायरल कार्बन कंटेनिंग, मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अरे ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, है ना भैया। थर्ड वाला लिखिए, कायरल कार्बन वाला हो गया। अच्छा मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनमें कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तुम लोगों से हम 2 स्टेप आगे भी कभी कभी बात करते हैं, समझ में तो आता है कि फिर वही लाइन से पढ़ाए, नहीं नहीं इसमें अभी सब समझ में आ रहा है ना। कायरल कार्बन होना इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन थोड़ी होती है मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, वो तुम लोग तो जानते ही हो। चलिए सी पार्ट, अब कायरल कार्बन हो गया, सी पार्ट में देखिए, लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन, ALLENE, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन। हर कैटेगरी आपको बता देंगे भाई। ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन, एलीन के डेरिवेटिव, एलीन ALLENE, पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में। एलीन 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज एलीन में होती हैं, एलीन में सिमेट्री होती है लेकिन एलीन के डेरिवेटिव में अभी हम पढ़ाएंगे ना। नेक्स्ट लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, डी पार्ट है या फोर्थ वाला पार्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, बाइफिनाइल BIPH, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल है ना, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, है ना दोस्त, समझ रहे हो बे। फिर देखो दोस्त, फिर लिखिए, अच्छा अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ज्योमेट्रिकल में साइकिल बताए थे, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये अब एक में ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई भी थी थोड़ी इसको हम लोग को। लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स, अलग से इसको बताएंगे, कोई भी केस आपको छूटेगा नहीं, जितनी हम बता रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी इतना कर लो, कहीं भी कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड कभी साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है दोस्त। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड
क्वाटरनरी अमोनियम कटायंस। ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड क्वाटरनरी, QUATER, क्वाटरनरी, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड क्वाटरनरी अमोनियम कटायन, है ना, विद 4 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड क्वाटरनरी अमोनियम कटायन, क्वाटरनरी अमोनियम कटायन विद 4 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, क्वाटरनरी अमोनियम कटायन विद 4 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, क्वाटरनरी अमोनियम कटायन विद 4 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। ठीक है दोस्त, फिर लिखो ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, हर एक केस अपने आप में यूनिक केस होता है, लोग कायरल कार्बन पढ़ के फिर भूल जाते हैं, अरे हर एक केस पढ़ो। क्या लिखा, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाई अल्काइल सल्फॉक्साइड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाई अल्काइल सल्फॉक्साइड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाई अल्काइल सल्फॉक्साइड, डाई अल्काइल सल्फॉक्साइड, है ना, डाई अल्काइल सल्फॉक्साइड, ऐसे लिख लो। ठीक है भैया, फिर लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, है ना दोस्तों, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन। ठीक है बच्चा, किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी हम 11th में भी ऑर्गेनिक की आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, मतलब वैसे बताते तुम्हारे में भी सब कुछ है, 11th वाले बैचेस में चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि भाई लेकिन वैसे तुम लोग तो सब जानते ही हो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई ऑनलाइन वाले, क्योंकि किसी ने एकदम से ना पढ़ा हो, बोले सर आप थोड़ा तेज पढ़ाते हैं, 11th वाले बैचेस देख लेना, वहाँ बहुत स्लो चलता है। ये समझ रहे हो भैया, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड क्या लिखा है, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, इसी में ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, है ना। और 3 बड़े कंफ्यूजन वाले केसेस होते हैं, उनको हम अलग से लिख रहे हैं। लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, हाँ उसी में लिखो ना, कौन सा लिखा, कौन सा पार्ट है ये, 9th पार्ट है ना, लिखो ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड 9th पार्ट है जो भी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, एक्चुअली इस पे स्टार लगा लेना, लोग इसको सोचते हैं लेकिन होता नहीं है, इसमें स्टार लगा लेना है, और उसी जो 9th पार्ट लिखा है उसी पे स्टार लगा लो। ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, इसमें फिर 3 पोर्शन है, 1 2 3, तीनों एक साथ लिख लो, मतलब 9th वाले में फिर 3 पार्ट है। पहले वाले में लिखिए, पहले वाले में 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, है ना। दूसरे वाले में कार्बनायन, कार्बनायन, कार्बन माइनस लगा दोगे, 3 डिग्री अमीन, दूसरे वाले में क्या है, कार्बनायन। ठीक है दोस्त, और तीसरे वाले में लिखो ट्राई अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, ट्राई अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, ट्राई अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, है ना। एक्चुअली इन तीनों केसेस में अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन, रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन होता है, आपको बताएंगे। ठीक है, कोई लोग हाँ बोल रहे थे इसलिए बता रहे हैं, उनको पता है, हाँ बताएंगे, हाँ वही ठीक है, इसमें रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन होता है, जो आपने लास्ट में 3 लिखे हैं। लोगों को लगता है ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन तुम लोग जैसे अभी बता रहे हो कि भाई रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन जानते हो, इनको होना चाहिए लेकिन होते नहीं है, क्योंकि रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन होता है। ठीक है दोस्त, आपने ट्राई अल्काइल फॉस्फीन लिखा है कहीं पे, जहाँ ट्राई अल्काइल फॉस्फीन लिखा है उसी के साथ एक और लिख लो, डाई अल्काइल, ठीक है, ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन लिख लो यहीं पे, ट्राई अल्काइल सल्फोनियम, उसी में, अरे ट्राई अल्काइल फॉस्फीन लिखा है, उसी में एक चीज और पढ़ा देंगे, ट्राई अल्काइल सल्फोनियम, ट्राई अल्काइल सल्फोनियम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी में इससे ज्यादा होता ही नहीं है, सब कुछ कवर कर देंगे सिम भाई, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कवर ना करें, सब कुछ कवर कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, है ना दोस्त, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ इसमें हो जाएगा, इसके बाद कोई एग्जाम्पल बचेगा नहीं। थोड़ा अलग तरीके भी फिर से कुछ एक्स्ट्रा एलिबरेट करके बता देंगे कैसे किया जाता है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकाली जाती है, फिर से सुन लो क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोगों को। ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं, आपको पता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये लोग रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
इनको निकालने के लिए भाई प्रैक्टिकली जो होता था उसके लिए थियरीज प्रपोज की गई। हर एक मॉलिक्यूल को देखा गया जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखा गया कुछ मॉलिक्यूल को कायरल कार्बन रखने की वजह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो नंबर 1 लिखवाया है, कुछ में मोर देन 1 कायरल कार्बन रखने की वजह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो नंबर 2 लिखवाया है। फिर हमने बोला कुछ में कायरल कार्बन होता ही नहीं, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एलीन होते हैं, ओ सॉरी बाइफिनाइल होते हैं, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन होते हैं, ठीक है। हर एक कैटेगरी देखते चले गए ऐसे ही 1 बाय 1। इनके लिए भी, इन सबको भी समझाने के लिए भी पहले तो हम आपको बताएंगे कायरल कार्बन क्या होता है, फिर इन सब के लिए कुछ अलग और नई थियरी प्रपोज की गई। आरएस कॉन्फ़िगरेशन सुने हो, कैपिटल आर कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ दोस्त, कैपिटल आर कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन जस्ट एक तरीका है, जस्ट एक तरीका है इसी थियरी को बताने का। कोई बोले हम आरएस नहीं पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ोगे दोस्त तो ये सब एक आपस में रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली आईआईटी के सिलेबस में है नहीं है उससे मतलब नहीं है। फिशर प्रोजेक्शन आपने सुना होगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन सुना होगा, वो क्यों पढ़ाए जाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाए जाते हैं इसलिए कि आपको ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट ऑब्जर्व करने में या थ्योरेटिकली जस्टिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। नहीं तो कोई बोले सर आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमने कहीं सुना ही नहीं। अरे सुनोगे कैसे, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी तो फिशर प्रोजेक्शन सुनोगे, समझ रहे हो, और तभी तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन सुनोगे। तो हमें अभी दो थ्योरी और पढ़ानी है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन और फिशर प्रोजेक्शन। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, और इन ऑप्टिकल एक्टिविटी जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनको पहचानने के प्रोसेस में। तो हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन और फिशर प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे। तुम बोलोगे सर जो हेडिंग लिखा है इसमें तो कहीं लिखा नहीं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अरे इन्हीं हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने में। समझ में आ रहा है दोस्त? और स्लाइट डिफरेंस होता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स में, समझ में आ रहा है भैया? तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। इतना रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी करेंगे, ठीक है भैया? अभी ब्रेक ले लो आप लोग। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है, डाउट है बच्चा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कल वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्त। हाँ ठीक है दोस्त, ब्रेक ले लीजिए आप लोग, कल वाली क्लास काफी अच्छी रहेगी, इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।